माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 101 दानिश अली जी। क्वेश्चन नंबर 101। Sir, the answer is laid on the table. माननीय सदस्य। सर, मैंने बीएसएनएल के रिगार्डिंग सवाल किया था मंत्री जी से, जवाब मिला है, जिसको आजकल मतलब हम गर्व करते थे बीएसएनएल पर, लेकिन आज तो ऐसा हो गया है कि बीएसएन का मतलब भाई साहब नहीं लगेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा था कि 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा, जो गांव को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। लेकिन सर, स्थिति जो है बहुत ख़राब है। हम भी जब दिशा की बैठक में रिव्यू करते हैं तो गांवों में अभी तक इंटरनेट पहुंचा नहीं है। मैं मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्या सरकार ने बीएसएनएल के एसेट्स का कोई मूल्यांकन किया है? नंबर 1। नंबर 2, क्या जो बीबीएनएल ने जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम किया है वो कितने % हो गया है? एक जो प्रक्रिया में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को अब आगे ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम देने की क्या बात है? क्या ऐसा कुछ अराउंड 30,000 करोड़ का टेंडर जो है आप फ्लोट कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने बीएसएनएल के बारे में कुछ कमेंट किए। मेरे हिसाब से उसको उसकी जांच करनी चाहिए और अगर असंसदीय है तो उसको एक्सपंज करने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बीएसएनएल और एमटीएनएल कैश रिच प्रॉफिटेबल कंपनीज थी। 2004 में जब एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार को ये दोनों कंपनी सौंपी, तब कैश रिच प्रॉफिटेबल कंपनीज थी। उसके बाद में वो कंपनीज क्यों ऐसी परिस्थिति में आई, वो जो लोग आज उस तरफ बैठे हैं वो उनको जवाब देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, वही बताता हूँ ना, 7 साल में जो किया बताता हूँ। आपने माफ कीजिए अध्यक्ष जी, 7 साल में आप माननीय अध्यक्ष जी जिस पोजीशन में बीएसएनएल को छोड़ के गए थे, उस पोजीशन से आज बीएसएनएल बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर सिचुएशन में, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया है। सर, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल और एमटीएनएल इबिटा पॉजिटिव हुई है। इनकी जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के लिए 2019 में जो रिवाइवल पैकेज किया, उस रिवाइवल पैकेज के कारण आज दोनों कंपनियां स्टेबल हो गई है। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत हर्ष के साथ कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में बीएसएनएल एमटीएनएल के फर्दर ग्रोथ के लिए 45,000 करीब 45,000 करोड़, एग्जैक्टली 44,720 करोड़ का एलोकेशन किया है। सर, मैं मिनट पूछना चाहता हूँ, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सुधार हो गया है। सर, मेरा खुद एनसीआर में, मेरा हापुड़ में जो एज एन एमपी कनेक्शन मिलता है, वो पिछले 2.5 साल से नहीं काम कर रहा। तो आप कहाँ, बीएसएनएल कहाँ काम कर रहा है, ये तो आप। सर, मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जो 44,000 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है, सरकार की नीयत कहीं बीएसएनएल को प्राइवेट प्लेयर्स को बेचने की तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टावर्स लग रहे हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है, सब ठीक ठाक करके फिर आप किसी दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को हैंडओवर कर दें, सारा का सारा, जैसे एयर इंडिया की तरह? पैसा सरकार का लगे और बाद में किसी अडानी अंबानी को आप हैंडओवर कर दें। माननीय अध्यक्ष जी, 2019 में जो बीएसएनएल का रिवाइवल पैकेज किया गया, उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी ज़रूरतें थी। देश भर में नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और अभी जो 44,720 करोड़ रुपए एलोकेशन किया गया है, इसका भी प्राइमरीली बीएसएनएल के
और रिवाइवल के लिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए और 4G भारत में बना हुआ पहली बार भारत में एक कंप्लीट कोर नेटवर्क बना है, कंप्लीट रेडियो नेटवर्क बना है। दुनिया हिली हुई माननीय अध्यक्ष जी, सब लोग देख रहे हैं कि भारत ने 4G बना लिया, 5G बना लिया, और जो भारत के इंजीनियर्स का टैलेंट है वो दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि हो रही है। और उसी रास्ते BSNL बहुत अच्छे से रिवाइव होगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आज जब छोड़ के गए थे 7-7.5% मार्केट शेयर रह गया था, अभी अपने समय में ऑलरेडी 10% से अधिक आ गया माननीय अध्यक्ष जी। क्वेश्चन नंबर 109 क्लब किया जाता है। श्री मनीष तिवारी जी, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी। 109 आंसर इज लेड ऑन द टेबल। श्री राहुल शिवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में टेलीकॉम फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन का काम किया जाता है। वहाँ पे स्टाफ से रिलेटेड और प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं। स्टाफ में जो ग्रुप डी के जो स्टाफ है उनको प्रमोशन न मिलने की वजह से रिटायर्ड वो ग्रुप डी के सेम पोस्ट पे रिटायर्ड हो रहे हैं। और जो टेलीकॉम फैक्ट्री ऑफिसर्स हैं उनको SD के टू AGM जो प्रमोशन का इश्यू है वो भी पेंडिंग है। और प्रोडक्शन के बारे में कहा जाए तो PLB पाइप की प्रोडक्शन की अगर उनको ऑर्डर मिलेगी तो ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत ही बड़ा काम BSNL का हो सकता है। और वो जो 22 एकड़ की लैंड है टेलीकॉम फैक्ट्री की, वहाँ पे एंक्रोचमेंट भी हो रहा है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड भी वहाँ पे इश्यूज़ है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि टेलीकॉम फैक्ट्री जैसे BSNL का रिवाइवल का आपने मॉडल बताया, वैसे टेलीकॉम फैक्ट्री के लिए भी आप क्या विचार करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, अवश्य प्रश्न मेन प्रश्न से अलग है, फिर भी ITI के रिवाइवल के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। अभी हाल ही में रायबरेली में ITI के 3 नए यूनिट का काम चालू हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, इसलिए कोई फॉर्मल इनॉग्रेशन नहीं किया, लेकिन एक दिन भी ITI को लॉस ना हो इसी कारण से वहाँ पे काम चालू कर दिया गया। ऑप्टिकल फाइबर केबल वहाँ पे बन रहे हैं और भी 3-4 अलग अलग तरह की चीज़ें बन रही है। साथ ही साथ ITI ने देश में 2 स्टेट्स में ऑप्टिकल फाइबर लेइंग का काम भी बहुत बड़े तरीके से किया है। श्री मणिकम टेगोर जी, श्री अरविंद सावंत जी, BSNL और अरविंद सावंत जी। लोकसभा अध्यक्ष जी, मेरे दिल की बात है नहीं सारी। मैं पहले तो धन्यवाद भी अदा करता हूँ। एक सवाल सही है आपका कि पुरानी सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कल भी यही बहस हुई, आदरणीय निर्मला जी को लगा मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ऐसे नहीं था, ये मानता हूँ मैं। अब अपने 7 साल में आपने जो काम किया, पहला कदम ठीक उठाया, VRS हुई, VRS में लोग गए, लोगों को आज भी पेंशन या पैसा जो मिला वो भी मैं मानता हूँ, उसमें कोई 2 राय नहीं। अब हुआ क्या, VRS के बाद में स्टाफ कम हुआ, जैसे इन्होंने अभी कहा कि इनकी लैंडलाइन मेंटेन नहीं हो रही है। सर मेरी विनती आपसे ये है कि ये रिवाइवल प्लान जो आपका चल रहा है उसमें MTNL BSNL के बारे में जो कदम उठाने चाहिए वो कदम वहाँ से, अभी जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसके पास जो कर्मचारी आए हैं वो ट्रेंड नहीं है ना, तो उनको कुछ भी नहीं आता। अभी केबल ज्वाइन करना बड़ा अलग बात है। तो मैं 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ ये दोनों के रिवाइवल के लिए। एक BSNL है कि मतलब छोटे BSNL इज इन द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, गांव-गांव में गया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर का काम अगर आप BSNL को दे देंगे तो BSNL की ताकत बढ़ेगी, 4 पैसे भी उसके आएंगे। लेइंग केबल हुआ है ऑलरेडी। सेम थिंग अप्लाइज टू MTNL। इफ सेम थिंग हैज बीन विल डू देन। कल परसों आपने डाटा सेंटर की बात की, वन ऑफ द फाइनेस्ट डाटा सेंटर्स वी आर हैविंग इन MTNL मुंबई, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट अप टू द मैक्सिमम। ये 2-3 चीजें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इधर करेंगे और मुझे विश्वास है आपके ऊपर। मैं बता रहा हूँ जिस ढंग से आप चल रहे हो ना, तो मुझे विश्वास है आपके मुंह से अगले 6 महीने के बाद में ये कहना आना चाहिए कि बोथ आर गोइंग इन प्रॉफिट। आई होप दैट टेक अ राइट स्टेप्स ऑन दैट डायरेक्शन। माननीय अध्यक्ष जी, पहला तो माननीय सांसद महोदय का जो सुझाव है बहुत ही अच्छा सुझाव है कि जितना ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बन गया है, करीब 2 लाख किलोमीटर के आसपास बना है, वो BSNL को सौंप देना चाहिए। मैं आपको ये जानकर ये भी बताते हुए हर्ष होता है, आज BSNL करीब हर महीने 1 लाख घरों तक फाइबर पहुंचा रहा है हर महीने, और टोटल संख्या 20 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। और अभी जिस तरीके से BSNL काम कर रहा है सर, अभी हमको अंदाज़ा है कि थोड़ी और मेहनत करेंगे
तो 1 लाख की संख्या ये डबल भी हो सकती है। तो उसी रास्ते में मेहनत कर रहे हैं। और जो आपका पॉइंट MTNL का है, बहुत स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा। इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी बैलेंस शीट ऐसी छोड़ के गए कि मतलब स्वच्छ भारत अभियान चलाते 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 भी मेहनत करके जाके कहीं कुछ होगा। स्वागत राय जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं सर। आपको कैसे आभार व्यक्त करूं कि ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है सर। मंत्री नया मंत्री है, ये पहले ही दानिश अली, थोड़ा चुप करो मुझे। दानिश अली जी सर, मंत्री नया है, पहले IAS ऑफिसर थे, वाजपेयी जी को साथ काम किया, लेकिन मैजिशियन तो नहीं है। वो बोल रहे हैं कि BSNL का हालत अच्छा है। हजारों सर एक सेकंड में उनका पीड़ा आप समझिए। हजारों संख्या में BSNL का कॉन्ट्रैक्ट लेबर को छटाई हुआ और BSNL को 50% वर्कर को VRS दिया गया। तो मैं मंत्री जी को अभी भी वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर से ही काम कराते हैं। आपका प्रश्न क्या है? नया कॉन्ट्रैक्ट बन के मैं 2 छोटा सा सवाल पूछूंगा। माननीय मंत्री कृपया बताएंगे कि BSNL का ये बहुत गरीब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जिसको लाखों करोड़ रुपया बाकी है, उसको लिए आप कुछ करेंगे कि नहीं? और दूसरा सर एक सेकंड सर, छोटा सा, आप अगर इसको बचाने चाहते हैं तो 5G क्यों जियो को दे रहे हैं? 5G देना है, जियो को मिल जाएगा 5G, और BSNL कैसे प्रॉफिट में आएगा? मान्यवर अध्यक्ष जी, मान्यवर सांसद महोदय, हमारे बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड सांसद महोदय हैं। हम सब आपकी छत्र छाया में ही हम सब, हमारे जैसे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। तो आपका जो सुझाव है कि BSNL को 4G और 5G देना चाहिए, पक्की बात देना चाहिए। 4G ऑलरेडी दिया गया, पूरा सपोर्ट दिया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का, उसमें 5G के कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, इक्विपमेंट, हैंडसेट, कंप्लीट उसकी तैयारी हो गई है। बहुत जल्दी इसकी भी प्रोग्रेस आप सबके सामने आएगी और वो भी BSNL को दिया जाएगा, पक्की बात। श्री N.K. प्रेमचंदन जी। Sir, thank you very much, Speaker sir. Sir, this is very important question number 109 and 101. That is regarding the 2 prestigious organizations of the Government of India, that is BSNL and MTNL. Yesterday also the Honorable Finance Minister during her intervention also suggested that big amount is being pumped so as to revive the MTNL and BSNL. We do agree with it. But the problem is we are all chairing the BSNL Advisory Committee, Telecom Advisory Committee. The regular complaint which we are received is even 4G has not been provided. In the state of Kerala, even 4G has not been provided. All other private telecom, telecom operators are going for 5G. And second part, B part of my question, why this Telecom Advisory Committee chaired by the members of Parliament is not being reconstituted after 2 years of assuming the office? This is a B part of my question. मान्यवर सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, आप जिस साइड बैठे हो साहब, आपको इसका जवाब अपने आप होना चाहिए। जितनी परिस्थितियां जैसी खराब कंडीशन में BSNL को छोड़ के गए हैं, आने में समय लगता है, प्रयास बहुत ज़्यादा लगता है। आज की तारीख में, आज की कंडीशन में, मैंने जैसे पहले बोला, पहली बार कई वर्षों के बाद में BSNL MTNL, सॉरी आपने इंग्लिश में क्वेश्चन किया था, आफ्टर मेनी years BSNL MTNL has come into operating profit. It has become EBITDA positive after many years, sir. 4G has been given to BSNL. The rollout will happen in this year. This is something on which all of us are trying. There is no magician, जैसा कि स्वागत दादा ने बोला, but हमारे नियत साफ है, हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 राम मोहन नायडू जी। अध्यक्ष महोदय 102, प्रश्न 102। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर सभा पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो कोटिपल्ली नरसापुर रेलवे लाइन है, ये हमारे राज्य के लिए, स्पेशली अमलापुरम एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। ये 2000 साल में हमारे सदन के पूर्व अध्यक्ष जी माननीय बालयोगी जी का सपना था, और उनके समय उनके मेहनत से ये सैंक्शन भी उस टाइम हुआ। और जैसे आप जानते हैं 20 साल हो गया सर ये प्रोजेक्ट चलते चलते, और अभी उत्तर में दिया हुआ है कि राज्य सरकार का जो शेयर है, क्योंकि ये कॉस्ट शेयरिंग प्रोजेक्ट है, तो 360 करोड़ में से उन्होंने दिया है लगभग 2 करोड़ 70 लाख। तो राज्य सरकार की परिस्थिति अभी ऐसी है कि जो सड़कें हैं उनके गड्ढे भी अभी ठीक तरह से वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये करोड़ों की बात कर रहे हैं हम। तो इस तरह का अगर परिस्थिति राज्य में रहता है तो रेलवे मंत्रालय से क्या सपोर्ट मिलेगा कि हम ऐसे ही रहने दें, कि ये प्रोजेक्ट ऐसे ही रहने दें, या फिर कोई सपोर्ट अभी मिलेगा मंत्रालय से? थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि ये प्रोजेक्ट जो है कोटापल्ली नरसापुर, ये आंध्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा प्रोजेक्ट है। और साहब ने बताया कि बालयोगी साहब का ये सपना था, ये भी बात सही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में 2120 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली थी और 25% पैसा राज्य सरकार से आना था, लेकिन राज्य सरकार ने पैसा देना भी बंद कर दिया है। एक ही प्रोजेक्ट पे नहीं, 5 प्रोजेक्ट जो आंध्रा में चल रहे, पाँचों के पाँचों प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने पैसा अभी देना बंद कर दिया है, इसलिए इसकी प्रगति धीमी है। ऑनरेबल मेंबर्स सप्लीमेंट्री। दूसरा सवाल है सर, चलिए अब तो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक राज्य सरकार पैसे नहीं दे। दूसरा इसी से थोड़ा सा संबंधित है सर, जो रेलवे जोन जो सैंक्शन हुआ है आंध्र प्रदेश के लिए, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, और ये जो कोटिपल्ली नरसापुर, ये सब डिवीजन सब उसी जोन में आने हैं सर। इसको प्रपोज करके 3 साल हो गए अभी तक, तो और कितना इंतजार करना पड़ेगा आंध्र के लोगों के लिए कि ऑपरेशन में कब तक आएगा ये साउथ कोस्ट रेलवे जोन? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूंगा कि सरकार ने इस पे कार्यवाही ऑलरेडी शुरू कर दी है। ओएडी की नियुक्ति इस पर हुई है और बहुत ही जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। श्री मरगनी भरत जी। Sir, thank you, sir, for the supplementary question. As the member is raising this point, I do agree with that, sir. But one point, when the government of India has to give us where is the revenue deficit, is lot of revenue deficit is there from the government of India. I request through you, sir, to revive the cost estimates, and the cost sharing has to be borne by the government of India. When the state got bifurcated unscientifically, so where are the funds from us? So I request the government of India and railway department to revive the cost estimates, and 100% has to be borne by the government of India. I request my TDP colleague also to support this particular issue. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, जब तेलंगाना और आंध्रा का विभाजन हुआ उस समय वो राज्य का प्रश्न है कि ये रास्ता जिस राज्य के अंतर्गत आएगा उस राज्य ने इसका जो भी लागत उसके है वो देना चाहिए। श्री राम कृपाल यादव जी। मेरा प्रश्न बिहार से है सर। ये मूल प्रश्न उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आंध्र का है। परियोजना बहुत नहीं, महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी मेरे मूल प्रश्न आंध्र का है। मूल प्रश्न आ गया है तो सर आपकी कृपा होगी तो मैं पूछ लूंगा सर। मुझे याद है आप बिहार के हैं। सर धन्यवाद सर। बिहार में मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा में 2007 में बिहटा से लेके औरंगाबाद रेल लाइन का स्वीकृति मिली थी और उसका शिलान्यास भी हुआ था। मैं 2007 से लेकर 2022 तक न जाने कितनी दफ़ा हम लोगों ने प्रयास करने का काम किया। माननीय रेल मंत्री जी, पूर्व रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर सब तक गुहार लगाया। हालांकि इस बार इस योजना में मात्र 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि 50 करोड़ में वो रेलवे लाइन नहीं बिछने वाला है सर, और 122 किलोमीटर है, 4 लोकसभा उस पर प्रभावित होता है। आपका प्रश्न क्या है सर? मेरा प्रश्न ये है कि बिहटा से लेकर औरंगाबाद रेल लाइन जो 122 किलोमीटर है वो कब प्रारंभ होगा, कब सपना पूरा होगा? अध्यक्ष महोदय, आगे सपने की कहने की जरूरत नहीं, बस इतना बोलता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बेहता से लेकर औरंगाबाद ये जो परियोजना है
इसके लिए माननीय सदस्य ने अलग प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन उनके जानकारी के लिए मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूं कि इसकी मैं जानकारी लूँगा और आपको बता दूंगा। 03 श्री ए गणेश मूर्ति। पूर्ण माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 103 माननीय मंत्री जी। Answer is laid on the table of the House. Honorable members, அமைச்சர் அவர்களுடைய பதிலில் எந்தெந்த ஆண்டுகளில் எவ்வளவு அந்நிய நேரடி முதலீடு தொகை வந்துள்ளது என்பது மட்டும்தான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அவை எந்தெந்த நாட்டிலே இருந்து எவ்வளவு வந்துள்ளது, அதேபோல தமிழ்நாடு அரசின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்நிய முதலீட்டிற்காக பெருமுயற்சி எடுத்துக்கொண்டுள்ளார்கள். தமிழ்நாடும் அதிக முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற நிலையில் மத்திய அரசாங்கம் அதற்கு தமிழ்நாடு அதிக முதலீடு பெறும் வகையில் என்ன முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது? You know, I missed the first part in Tamil. You said which project in Tamil? Sir, if I ask the question in English, the minister should reply in English only. But by the time I got the translation, sir, I'm asking member you to asking repeat question what in you Tamil, said. but ministers are answering in Hindi. only repeat. Honorable member, What is please. that? Honorable, One please, minute. member, repeat. Excuse me, Speaker, Repeat. sir. I can answer in Hindi if I desire. It is available for you in translation. No, in Tamil. when I am speaking in No, Tamil, no, you- remember, when I I have a speak right in to Tamil, answer you in also Hindi. debate. I have a right to answer in Hindi. Repeat. Honorable member, repeat. Now, please. Honorable member, please. माननीय मंत्री जी माइक को खोल रहे थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एकदम तमिल में, उनको पता नहीं था तमिल में क्वेश्चन पूछेंगे। ऑनरेबल मेंबर प्लीज रिपीट। नो, अरे आप बैठे, आपको किसने मौका दिया? प्लीज ऑनरेबल मेंबर, प्लीज बैठिए। Honorable member, please repeat. Sir, I have given notice in the notice office. Okay, that no am going problem. to I ask- allow repeat. Hello? Honorable, repeat question. Repeat. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தந்திருக்கிற பதிலிலே ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளவு தொகை அந்நிய நாட்டு முதலீட்டு தொகை வந்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் எந்தெந்த நாட்டிலிருந்து எவ்வளவு தொகை வந்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிடவில்லை. அதேபோல தமிழ்நாடு அரசின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்நிய முதலீட்டிற்கு பெரும் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழ்நாடும் அதிக முயற்சி பெறும் வகையில் ஒன்றிய அரசு என்ன முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது? सर, ये मैं आपसे रूलिंग चाहता हूँ कि ऐसा कोई कानून है क्या लोकसभा में कि अगर एक भाषा में पूछा जाए तो उसी भाषा में जवाब देना है? ऐसा नहीं है। तो मैं हिंदी में ही दूंगा, आप उसका ट्रांसलेशन, मैंने भी तमिल का ट्रांसलेशन इसमें लिया। नो प्रॉब्लम। केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, आई एम कंडक्ट टू हिंदी। केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है कि एफडीआई को भारत में और ज्यादा बड़े पैमाने पे लाया जाए। प्लीज एक मिनट, माननीय मंत्री जी, प्लीज। सर, नो, I have already given my आप मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं, आप ये लगा लो, ये ठीक है। ओके, प्लीज सिट डाउन, प्लीज आंसर मंत्री जी, प्लीज आंसर मिनिस्टर, प्लीज आंसर मिनिस्टर। भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि भारत में निवेश विश्व से लाया जाए, जो सुविधाएं देने। नो ऑर्डर आंसर, नो प्रॉब्लम। प्लीज एड्रेस टू चेयर, मेंबर एड्रेस टू चेयर, नो प्रॉब्लम। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार लगातार इन प्रयासों में लगी है कि भारत में
अलग अलग देशों से निवेश आए। नहीं, आप लोग प्रश्न में आप लोग वैसे क्यों कोई सुन रहे हो? किस प्रदेश से किस देश से कितना निवेश आया ये पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर उनको बहुत उत्साह है कि एक एक देश जिस देश से निवेश आता है उसकी जानकारी चाहिए हो तो मैं उनको वो भी उपलब्ध करवा सकता हूँ। तो मुझे आनंद है कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी अगर निवेश लाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पे FDI को प्रोत्साहित करते हैं तो वास्तव में ये अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। और पूरे देश में ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, मैं समझता हूँ जो देश हित का काम है हम सब ने करना चाहिए। और ये भी खुशी की बात है कि तमिलनाडु जो टॉप के 5 राज्य हैं जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसमें से एक राज्य तमिलनाडु भी है। तो ये दर्शाता है कि लोग उत्साहित हैं और ज़्यादा तमिलनाडु की सरकार भी प्रोत्साहन दे, अलग अलग स्कीम्स लाए, अलग अलग योजनाओं से देश विदेश दोनों के उद्योगपतियों को अट्रैक्ट करे कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो देश का हित होगा। बजाय के जो उद्यमी हैं, जो उद्योजक हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनको लगातार गाली देने के, उनको लगातार बदनाम करने के बदले अगर विपक्ष की पार्टियां और विपक्ष के राज्य सरकारें उनको प्रोत्साहन देते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत स्वागत की बात है। Honorable member, please supplementary. Sir, I'm responding the chairman, sir. Sir, I gave notice in the notice office that I am going to ask questions, supplementary questions in Tamil. But Minister don't accept it. You. Honorable member, your question answer minister. Please supplementary question, please. Supplementary, that should be, I will ask in Tamil only. That also I will speak in Tamil only. Sir, my supplementary question, sir, my supplementary question. என்னுடைய துணை கேள்வி எளிதாக தொழில் தொடங்குவதில் இந்தியா 190 நாடுகளில் 51வது இடத்தில் உள்ளது. இதன் தரவரிசையை இன்னும் மேம்படுத்த வணிகத்தை எளிதாக்குவதற்கு ஒற்றைச்சாளர அனுமதி மற்றும் பல விண்ணப்பங்களை முழுமையாக ஒன்றிணைக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பதை அமைச்சரிடமிருந்து அறிய விரும்புகிறேன். This is my துணை கேள்வி. बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है माननीय सदस्य ने। केंद्र सरकार ने पूरा जो कोविड का समय था इसको अवसर में बदलते हुए 2-2.5 वर्षों में एक पूरे देशव्यापी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण किया है। उसका बीटा लॉन्च भी किया गया है कुछ महीने पहले। इसमें केंद्र की कई सारे डिपार्टमेंट्स, लगभग 30-32 डिपार्टमेंट्स का सहयोग मिला है। तो अलग अलग जो उनकी अप्रूवल्स हैं वो उस नेशनल सिंगल विंडो से होती हैं। साथ ही साथ कई राज्य सरकारों ने भी इस काम में अपने आप को जोड़ा है और ये राज्य सरकारों के अप्रूवल्स को भी हम नेशनल सिंगल विंडो पे लाने में सफल हुए। जो राज्य नहीं जुड़े हैं, मेरा अनुरोध है, सभी माननीय सांसदों को भी अनुरोध है, आप अपने अपने राज्यों में राज्य सरकार को कहें कि वो नेशनल सिंगल विंडो में जुड़े। अगर सर आपकी अनुमति हो तो सभी माननीय सदस्यों को आनंद आएगा सुन के हमने कॉन्सेप्ट क्या किया है। हमने ये किया है कि एक फॉर्म लिया जिसमें बेसिक डेटा सब डाल दिया, यानी कंपनी का नाम हो, उसके डायरेक्टर्स हो, जो साधारणतः जानकारी हर सरकारी एप्लीकेशन में लगती है, एड्रेस, डायरेक्टर्स का एड्रेस, टिन नंबर, पैन नंबर, ये सब जो जानकारियाँ कॉमन होती हैं जो हजारों बार अलग अलग एप्लीकेशन में डालनी पड़ती है, उसके लिए एक कॉमन फॉर्म बनाया है। और फिर एक एक विभाग को जो जानकारियाँ अतिरिक्त चाहिए वो अतिरिक्त जानकारियाँ अलग वो विभाग मांग सकता है, परंतु बहुत डुप्लीकेशन कम होगा, सरलता से ऑनलाइन सभी अप्रूवल्स लोगों को मिलेगी। मुझे आप सबको सूचित करते हुए आनंद आता है कि हजारों की संख्या में अब कंपनियां उसमें जा रही हैं, उस वेबसाइट पे सैकड़ों एप्लीकेशंस आनी शुरू हो गई हैं, अप्रूवल्स भी ग्रांट होना शुरू हो गया है। अगर सभी राज्य सरकारें, सभी लोकल इकाइयां, पंचायत या कॉरपोरेशन वगैरह भी जुड़ जाएं और हम केंद्र में तो सब मिनिस्ट्रीज को जोड़ ही रहे हैं, तो वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
का लाभ हर उद्योग को, सेवा क्षेत्र के लोगों को, छोटे बड़े सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को, सभी को इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है। नो ऑनरेबल मेंबर प्लीज सिट। असलन मुस्सिदी जी। जनाब, जम्मू कश्मीर में दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एक टूरिज्म का, एक है फूड प्रोसेसिंग का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या फूड प्रोसेसिंग में कोई प्रयास किए गए एफडीआई के, और क्या टूरिज्म में अगर किए गए तो उसका लाभ क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, कितनी कमिटमेंट्स हो गई और क्या किस स्टेज पर वो पहुँच गया? बहुत अच्छा है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, इससे रिलेटेड नहीं है पर मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ा आनंद आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब माननीय मनोज सिन्हा जी 3 दिन पहले ही दिल्ली में थे, मुझे भी मिल के गए। हमने जो स्कीम जम्मू कश्मीर में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए जो स्कीम अनाउंस की थी, उससे इतना उत्साह जनरेट हुआ है देश के भीतर भी और देश के बाहर भी कि कई सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है इस नई स्कीम के अंतर्गत वहाँ निवेश करने के लिए। हमारा अनुमान था 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएंगे, फिर लगा के देखते हुए सबका उत्साह के 48,000 करोड़ के निवेश का अनुमान बना। मनोज जी उस दिन कह रहे थे कि शायद अब लगता है कि 60,000 करोड़ तक जम्मू कश्मीर में निवेश अलग अलग क्षेत्रों में आने के संकेत सामने दिखते हैं। तो जो स्कीम में फंड्स भी प्रोवाइड किए गए वो मुझे बता रहे थे अब कम पड़ेंगे, आपको बढ़ाने की तैयारी रखनी पड़ेगी। पर मुझे आनंद है बताते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध हैं कि जम्मू कश्मीर पे बड़े पैमाने पे निवेश आए, बड़े पैमाने में पर्यटन को प्रोत्साहन मिले, अलग अलग उद्योग क्षेत्र के लोग वहाँ आए, सर्विसेज सेक्टर, आईटी सेक्टर, और हमारे युवा युवती जम्मू कश्मीर के आईटी में भी अपना योगदान देना चाहते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है। विदेश से भी निवेश के लिए मैं स्वयं जब श्रीनगर में था तो डीपी वर्ल्ड जो यूएई की नामी कंपनी है उसने एमओयू साइन किया जम्मू कश्मीर सरकार के साथ एक बड़ा फूड पार्क बनाने के लिए। हाल में ही एलजी साहब ने मुझे बताया कि एक और यूएई की कंपनी लगभग 5 लाख फुट का एक बड़ा वहाँ पे शॉपिंग के लिए मॉल बनाना चाहती है। तो देश विदेश दोनों से अच्छा निवेश आने के संकेत जम्मू कश्मीर में। नंबर 104 श्री सीपी जोशी जी। श्री गणेश सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में जितनी सरकारी खरीदी हो रही है एमएसपी के माध्यम से, उसके भंडारण की कमी देखी जाती है और सालों लाखों मीट्रिक टन अनाज सड़ रहा है। जिस राज्य मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, वहां पर राज्य सरकार ने अपने प्रयासों से भंडारण की व्यवस्था की है और एफसीआई जो खरीदी करती है उस अनुपात में भंडारण की कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये भंडारण की जो कमी है इसको कब तक पूरा किया जाएगा और किन किन राज्यों में कितने कितने भंडारण की आवश्यकता है। जहाँ तक माननीय सदस्य श्री गणेश जी ने प्रश्न किया है, यूँ तो राजस्थान से जुड़ा विशेष प्रश्न है, फिर भी उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में भी बताने का कहा है, तो ज़रूर उनको हम मिल के बताएंगे। जहाँ तक उद्देश्य सरकार का जो उन्होंने कहा भंडारण के बारे में, तो भारत सरकार पूरी तरह से भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर रही है। और आपकी जानकारी के लिए कि एक 22 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम पूरे देश में जहाँ तक खाद्यान्नों के भंडारण की क्षमता को है 2199 गोदामों को स्वामित्व वाले और किराया दोनों उसका प्रचालन करने का सरकार ने वो किया है। उसमें से कुल क्षमता 426.98 लाख टन ये कुल क्षमता है। उसके अलावा जो राज्यों के पास हमारे खाद्यान्न स्टॉकों के भंडारण है उसकी संख्या 365.83 लाख टन है। यानी कुल
हमारे पास 792.81 लाख मैट्रिक टन की क्षमता का गोडाउन आज देश भर में है। जहाँ तक मध्य प्रदेश के बारे में तो मैंने पहले कह दिया, मैं उसके बारे में आपको अलग से बता दूंगा। पूछे जवाब देना। प्रताप राव यादव जी। उदय प्रताप जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जो भी किसानों के लिए जो 25% के ऊपर अनुदान के ऊपर जो भी गोडाउन बनाए जाते हैं तो उसके लिए जो अनुदान रहता है तो 2-2 साल तक नहीं मिलता है, तो वो जल्दी किसानों को मिलने के लिए कोई कोशिश सरकार के तरफ से की जा रही है? महोदय, जहाँ तक माननीय सांसद जी ने सवाल किया है कि पैसे नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ गोडाउन बनाने की 5 प्रकार की पद्धति है। जो पद्धति नहीं, आप तो प्रश्न का जवाब दो। प्रश्न में बता रहा हूँ उनके बारे में, अगर वो निश्चित रूप से वो मुझे लिख के देंगे तो हम उनका समाधान कर देंगे। उदय प्रताप जी, संक्षिप्त में प्रश्न पूछो, संक्षिप्त में जवाब दो। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, भारतीय खाद्य निगम हिंदुस्तान में एमएसपी पर जो खरीदी होती है उसके भंडारण का काम करती है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र का एक उदाहरण देते हुए अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि मेरे होशंगाबाद में जो भंडारण की क्षमता है वो पर्याप्त है। नरसिंहपुर है, मंडला है, सिवनी है, वहां पर भंडारण की क्षमता कम है। तो इसके संतुलन स्थापित करने के लिए मंत्रालय क्या काम करेगी? और साथ में जो सांसदों की एक समिति बनाते हैं, परामर्शदात्री समिति प्रदेशों में बनती है, वो अगस्त 10 में आपने बनाई है, कोई मीटिंग नहीं होती, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जनप्रतिनिधियों और एफसीआई के बीच में। क्या सरकार इस संबंध में कोई अपनी तरफ से इसमें मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेगी? महोदय, माननीय उदय जी ने मध्य प्रदेश के अपने क्षेत्र के बारे में प्रश्न किया है, हम उनको जरूर बता देंगे मिल करके। जहाँ तक भंडारण का अंतराल का आकलन के बारे में बताया है उन्होंने कि भंडारण स्टोरेज कैसे निर्माण करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए उसके जो आधार है भंडारण निर्माण के देश स्तर पर, उसमें जो हमारे खरीद करने वाले राज्य हैं, जो प्रोक्योरिंग स्टेट है, और उसके पिछले 3 वर्षों में जो सर्वाधिक भंडारण किए गए खाद्यान्न के स्तरों के आधार पर, पहला। दूसरा कि जो उपभोग करने वाले स्टेट है यानी कंज्यूमिंग स्टेट जो है, उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य इस प्रकार के कल्याणकारी स्कीम, उसमें से 4 माह का आवंटन और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 6 माह का आवंटन जो भी हो उसका आकलन किया जाता है और इसका जिलावार आकलन होता है। और साथ ही जहां यह अंतर दिखता है वहां केंद्र सरकार उसके निर्माण कार्य को करते हैं या किराए पर लेते हैं। जहां तक भारतीय खाद्य भंडारण निगम का जो उन्होंने क्षमता का लगातार बताया है, उसमें से हमने उसके निगरानी करने की व्यवस्था भी रखी है। तो विशेष रूप से ये हमारा प्रावधान इस प्रकार से उसके अंतर गैप को कम करने का ये पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 105 का क्या होगा मंत्री जी? कुमारी जी बैठ के। क्वेश्चन नंबर 105 माननीय मंत्री जी। ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। Thank you, Speaker, sir. Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister, the government has taken many steps to make social media a safe and reliable space for the citizens of India by making IT Rules 2021. Can the Honorable Minister throw some light on how the government is ensuring that social media platforms are complying with these regulations? Sir, Honorable Member has asked a very important question. Social media today is all prevalent in our life. In 2021, to make sure that social media is safe and people can trust what is written on that, a very self-regulating kind of regime was published. These were called the IT intermediary social media intermediary guidelines. Basis that, basically there are 2 things. First is institutional structure, second is the process. Institutional structure has been set by almost all the significant social media intermediaries. All of them are also following the guidelines and publishing their monthly reports. These are the reports which are
available on the platforms. They can be downloaded by anybody. So I think the compliance has been good, and whatever further steps are needed to make social media accountable, the government is open to those suggestions. माननीय सदस्य Sir, thank you so much. The Honorable Minister, of course, actually answered my second question, which is about submitting monthly reports. Are the social media companies, are they submitting it timely? If not, what is the action taken against them? The significant social media intermediaries are submitting the reports. It is uploaded directly on their platforms. श्री कल्याण बनर्जी जी Very specific things. You see, guidelines is not having any statutory force. Guidelines is guideline. Rules is different. There is a statutory force is there. Now the question is this. Of course, the freedom of expression is there. Freedom of speech is there. But the way the social media is being utilized, even the very honorable posts of prime ministers, honorable posts of the honorable chief ministers, they are making sometimes this post, this person's meme, etc., etc. Whether the government is having any thought to bring any act restricting, prohibiting, or rather regulating these types of these types of concept, these types of thought, and this just embarrassing the persons, criticizing the persons according to their own choice, whether the government is having that concept to bring such a law and to penalize them. First, I would like to clarify that these are not guidelines, these are rules. There is a statutory backing of these rules, first of all. Second, sir, see, the name can have word guideline, but these are rules, right? So that's why I clarified, and thank you for raising that point. Sir, the point about social media, where is that balance, has to be carefully debated within a forum like this, outside this also. We have to come to some sort of consensus, because as and when governments try to increase accountability and increase regulation, the question from the civil society comes is whether we are taking away the freedom of expression. If we don't increase regulation, if we don't make the social media accountable, then the safety and trust that the citizens have on this media, that comes under a question mark. So it's a very, very fine balance that we have to strike. It's an evolving world. We all have to evolve, and we have to mold according to the changes that are happening. निशिकांत दुबे जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, समस्या ये है कि ये इंटरमीडिएटरीज कौन है और पब्लिशर कौन है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी तक पता नहीं चल पाया, और भारत सरकार भी इसके लिए चिंता करती है। दूसरा सवाल ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने 66A आईटी रूल की जो आत्मा थी 66A उसको हटा दिया। पार्लियामेंट को जो कानून बनाने का अधिकार था वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, और हम आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं, और इसके लिए महिलाओं का और बच्चों का जो है हमेशा शोषण होता रहता है, और जो कल्याण बनर्जी साहब कह रहे थे हम पॉलिटिशियन का भी होता रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूं मैं कि क्या 66A के स्थान पर हम सोशल मीडिया को या इस तरह के पब्लिशर को रोकने के लिए आईटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के रूल के खिलाफ कोई कानून बनाने की व्यवस्था करने वाले हैं? यदि करने वाले हैं तो कब तक? अध्यक्ष जी, मान्यवर सांसद महोदय का जो सुझाव है, एक तरीके से प्रश्न नहीं है, ज़्यादा सुझाव है। इस सुझाव को हम स्वागत करते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल डिबेट होना चाहिए। डिटेल डिबेट होके ही इसका सोल्यूशन निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 106 श्री अरुण साव जी। ऑनरेबल मेंबर, माननीय मंत्री जी। सभापति को रखा। माननीय सदस्य श्री प्रज्वल रवन्ना। Sir, thank you for giving me the supplementary question, sir. I want to ask
about two railway line projects which are still pending in Karnataka, sir. One is Mysore-Kushalnagar railway line, which was sanctioned in 2018-19. And I also want to bring into the notice that this is the only railway line which connects the district Coorg, sir, and the Coorg is being the tourist destination. We don't have one railway connectivity still about the in that district, sir. One is that, and second railway line is which I want to talk about is Ejjala-Chamarajnagar line, which was sanctioned in 1996-1997 when Sri H.D. Devegowda, sir, was Prime Minister at that time, which was originally sanctioned between Bangalore to Satmangala. Bangalore to Satmangala, which was temporarily suspended due to environmental clearance. So I request this railway line to be undertaken, which is Ejjala to Chamarajnagar, sir. So I would request the Honorable Minister to take up these lines and do progressive reports on this project, sir. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, आंगला से जामनगर के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसकी जानकारी मैं लूँगा और माननीय सदस्य को दे दूँगा। ऐसे मंत्री जी जनरल सारे डिपार्टमेंट की जानकारी रखा है। क्वेश्चन भी था विलास दक्षिण मध्य रेलवे पूरा जोन दिया हुआ था उनमें। हाँ नहीं है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Thank you, sir. In the part B of the question, this is regarding under bridges and over bridges. Sir, I'd like to bring to the notice of this government. I'll give you a small example. If you look at Down, which is in Maharashtra, Down is in Solapur division. It's just an example I'm taking. There are several over bridges and under bridges where the state governments have paid, but there are delays from the central government or technical issues being raised for over 4 or 5 years. So how do you look at it? And because every state, not only from my state, and I'm giving Down only an example, I'm aware it's not a part of us. Particularly given their weak financials and the strong financial muscle of the large companies. Therefore, we have conceptualized this as a network which will democratize the entire e-commerce ecosystem. It will provide opportunities for new startups also to start creating network of sellers, to provide service to local areas, increase the competition, and gradually, like Google provides support that you can, Google for any information, and you get a series of options. Same way, it'll be easy for somebody who wants to procure any product to get a lot of options. I'll give a small example, sir, for people to understand in simple way. Suppose I want to buy a pen. Today I have to go to a particular network, a particular platform, which may be owned by A company or B company or C company. And most of the current platforms are owned by large companies. And from there, the suppliers chosen by that platform, their products only will be offered to me. But instead of that, once ONDC becomes operationalized, I will Google, like I would Google in ONDC as a network, I will be able to say, I want to buy a pen. And then all the various platforms which offer pens will all come into that, into your screen, and you can choose where you have the best opportunity. This will provide a level playing field for the small retailers and help them also expand their business and stand up in competition, despite not having the financial muscle, but they will get an equal opportunity to provide service. This concept we've been working for about 2 years, 1.5 years. We've had extensive stakeholder consultations. Basis that extensive consultation, a steering committee was formed, which comprised mainly of large technology experts who understand this subject, who are able to build up the network that is required to provide level playing field for all companies. Now we have formed a Section 8 company. We are in the process of finalizing the governance structure of that company. We have taken a very high quality technocrat who will help us to create the back-end technology for this. He has started working on it. And I think in another few months, we'll be in a position to do a beta launch and test the system
and ensure that it gives opportunity for, particularly for small retailers, to stand up in the competition against the big companies. Honourable Member, quality will not be compromised. I have a second question, sir. So these are all forward-looking because the minister is conversant relating to the network. When we talk about platform, the difference between platform and network, that needs to be explained in greater detail to the general public. So in that respect, I understand, you understand, but here I would like to understand, sir, that the ONDC initiative that you have, you said it is yet to be rolled out, it's still in the making. When it will be made fully functional, what is the timeline, and whether government has laid down any criteria and guidelines with regard to listing of products by the sellers on the said platform? This is to help the consumers in a great detail. Well, of course, as I said, we expect that if in a few months' time, we'll have the basic network ready. Then, of course, it involves a lot of firewalls, a lot of technology input to ensure the sanctity of the processes, secrecy, safety of data. It's not something very small. And just like UPI, over a period of time has matured into a world-class system, we expect ONDC also to be able to establish similar public digital infrastructure, which will open up new gateways and new opportunities for our startups and the small retailers. Obviously, when such a project is initiated, a lot of protocols will be set up. Protocols would standardize operations like cataloging, inventory management, order management, and order fulfillment. But ultimately, we are only going to be a network. Each individual platform will be providing the goods or service, will be ensuring the sanctity of quality, the warranties, the goods return strategy, all of that will be of the platform. The network provides an opportunity for different platforms to come on board, and then the service standards, some basic standards ONDC can set up, but the detailing will have to be of each platform individually, similar to UPI. So on UPI, you have State Bank also, you have ICICI also, you have Paytm also, you have public, private, banks, other NBFCs, other payment systems. They all vie for the business. They all compete with their practices, their service. Similarly on this, everybody will get a fair chance to compete. Question number 108, Shri Dhanush M. Kumar. Question number 108. माननीय मंत्री महोदय, The answer is laid on the table of the House. Honorable Member. Honorable Speaker, sir. In Tamil Nadu, there are many textile industry, and Sangarangovil is Tenkasi district is one of them. Cotton sarees and towels produced in Sangarangovil are very famous, and the products are distributed all over the country. In this context, I would like to know from the Honorable Minister the steps taken to set up export centers in Sangarangovil, in Tenkasi to boost exports. Tamil Nadu has played a very important role when it comes to the promotion of textiles, and different parts of Tamil Nadu, Tenkasi, Coimbatore, all of these put together, Tirupur, all of these are contributing in a big way in the textile industry. We have set up in the past special textile parks, small parks, under a scheme called Scheme for Integrated Textile Parks, SITP. Almost 27 parks, textile parks have been completed under the scheme. 29 more parks are at different stages of implementation. And all of these parks, these small parks, help to promote the ecosystem of textiles.
Learning from this experience, we have now decided to come up with a larger, a much more ambitious scheme called PM Mitra. It's a Pradhan Mantri Mega Industrial Textile Park scheme, in which we are trying to take large format, 1,000-acre textile parks, taking these parks to different states in a challenge mode. So I would urge Tamil Nadu also to come in that competition, offer large piece of land either at no cost or at very nominal cost, offer utilities for those who set up in that park. Power could be offered for 15 years, 20 years at a low price or at a very defined concessional price. You could make the ease of doing business possible. So various steps are possible by which we can encourage industry to come to Tamil Nadu. We'll be happy to consider any requests that we receive from Tamil Nadu. These 7 parks will be chosen from amongst all the states and union territories of India based on a challenge mode. As regards Tamil Nadu, I'm happy to share that at Pallatam, at Karur, and at Komar Palayam, at 3 places, we already have completed textile parks under SITP scheme, and we have parks coming up in Peranigar, Perariknar Anna Handloom Silk Park, Seema Textile Processing Center, Pallavada Textile Park, and the Great Indian Linen and Textile Infrastructure Company. 4 more SITP parks are under implementation in Tamil Nadu. प्रश्नकाल समाप्त। मैं माननीय सदस्य एक व्यवस्था दे रहा हूं। कई माननीय सदस्य खड़े होकर लगातार 2-2, 3-3, 5-5 मिनट बात लगातार करते हैं। आज के बाद 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तक तो खड़े होने की इजाजत है, और 5 सेकंड बाद कोई भी सदस्य खड़ा हुआ तो मैं नाम लेकर उसको पुकारूंगा। माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन प्लीज। मतलब माननीय सदस्य इधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की गरिमा बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको सदन रहने दें। ये तरीका बिल्कुल उचित नहीं है। 10 सेकंड प्रेमचंद जी ने कहा 10 सेकंड अलाउ। आप तो 10 सेकंड, नो प्रॉब्लम, 10 सेकंड। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 से 19, श्री मुरलीधरन जी। Respected Speaker, sir, with your permission, on behalf of my senior colleagues and other fellow colleagues, Sri Rajnath Singh ji, Sri Sarbanand Sonowal ji, Dr. Virendra Kumar ji, Sri Kiran Rijiju ji, Dr. Mansukh Mandaviya ji, Sri Rao Inderjit Singh ji, Dr. Jitendra Singh ji, Sri Fagan Singh Kulaste ji, Sri Ashwini Kumar Chobe ji, Sri Arjun Ram Meghwal ji, Sri Krishan Pal ji, Sri Danve Rao Sahib Dada Rao ji, Srimati Anupriya Singh Patel ji, Srimati Darshana Vikram Jardosh ji, Sri Som Prakash ji, Sri Ajay Kumar ji, Sri Devu Singh Chauhan ji, and Dr. Bhagavat Kishan Rao Karad ji. I lay on the table of the House the papers listed against their names from serial number 2 to 19 in today's revised list of business. ये हर दिन की ये मतलब एक आदत बन चुकी है कि एक मिनिस्टर खड़ा होके 19-20 मिनिस्टर के लिए यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाकी मिनिस्टर को रहने की क्या ज़रूरत है सर? हम जानते हैं कि आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन ये आदत बनते जा रहे हैं, मिनिस्टर को नदारत रहने के लिए एक जरिया बनते जा रहे हैं सर। इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए सर। मैंने कोविड के कारण ये व्यवस्था दी थी, लेकिन जैसे ही कोविड समाप्त होगा पूर्व व्यवस्था रहेगी। आइटम नंबर 20 श्री राम शिरोमणि वर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं
आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 20 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की चौथी, पाँचवीं और छठी बैठकों का कार्यवाही सारांश हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 21 श्री रतन सिंह राठौड़। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 21 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध मंचीय कला और ललित कला शिक्षा में सुधार विषय के संबंध में विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 325वां प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अनुमन्ना रेवंत रेड्डी, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, प्रोफेसर सोगत राय, श्री हनुमान बेनीवाल, ईबीडन जी, के सुरेश जी, एडवोकेट अब्दुल मजीद आरिफ, वी के श्रीकंदन, एम के राघवन, श्री अधीर रंजन चौधरी, बेनी बहनन। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति नहीं दी गई है। मैं आज जो लिस्टेड है शून्यकाल में उनको मौका दूंगा। श्री रंग अप्पा बाड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्मार्ट सिटी के बारे में मेरी बात यहाँ रख रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी देश के 100 शहर में चल रही। मेरे क्षेत्र में पिंपरी-चिंचवड शहर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा 50%, राज्य सरकार 25% और स्थानीय निगम, नगर निगम 25% इस कार्य को देती है। पिंपरी-चिंचवड में स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, इसमें टेक महिंद्रा, L&T, बीजी सिरके, बेनेट, कोलमैन ये कंपनी कार्य कर रही है। लेकिन ये कंपनी कार्य नहीं करती, ये कंपनी सब ठेकेदार को काम देती है। जैसे कि ये सब ठेकेदार ठीक रूप से काम नहीं करते। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो विकसित भाग है वहाँ पर ही इसका काम चल रहा है। और ये स्मार्ट सिटी की जो कमेटी है, ये और ये ठेकेदार पूरी तरह से मिली भगत करके काम करते। तो मेरी ये मांग है कि पिंपरी-चिंचवड शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी की योजना का कार्य को पूरी निष्पक्ष से जांच की जाए, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। नोटेट कर ले मंत्री जी। कनकवल कटारा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आदिवासी जनजाति क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आदिवासी जनजातियों के प्राचीन गौरव, एकता और परंपरा गिने चुने लोगों के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, मेरा संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में आदिवासी लोगों की बड़ी आबादी को धर्म परिवर्तन करने का एक विशेष टीम ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की में सक्रिय है। इसे रोकना अनिवार्य है, नहीं तो जो लोग धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाते हैं उसे आरक्षण आदि की सुविधा समाप्त कर देनी चाहिए और अल्पसंख्यक के नाम पर जो दोहरी लाभ ले रहे हैं उसे तत्काल समाप्त करने की आवश्यकता है। जो लोग आदिवासी जनजातीय परिवर्तन में लगे हुए हैं उस पर तत्काल अंकुश लगाने एवं संसद द्वारा हिंदू धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म में परिवर्तन होने वाला आदिवासियों के संविधान में प्रदत्त लाभों को समाप्त करने के लिए कानून बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से ये मांग करता हूँ। श्री भगवत मान जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे ते बोलना चाहना। सर, ਸ਼ੂਗਰ ਐਕਟ 1966 ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜੇ 14 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2020 ਤੇ 21-22 ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 325 ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਸਰ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 325 ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਗੰਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ 743 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਗਲਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ, ਲਿਆ ਤੰਗਲੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਤੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤ ਜੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਤੂੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੇ, ਕਪਾਹ ਦੇ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌ ਸਕੇ ਸਰ। श्री रमेश विदुड़ जी, TN प्रतापन जी। Yes, Honorable Speaker, sir. There are 23 textile mills in India under National Textiles Corporation. In the first lockdown of COVID-19 pandemic, that is in March 2020, all of these 23 mills are closed. When I asked about this earlier in the question section, I was answered that 8 mills will open and other 15 mills remain closed. Take that 8 mills were open for a short period. Later, they also closed all operations. In Kerala, there are 4 mills and 2 of them are in my constituency. Those are Alagappa Textiles Mill, Alagappa Nagar Grama Panchayat, and Kerala Lakshmi Textile Mill, Pulleri, Trichur Corporation. Sir, the workers in these 23 mills are not given their salaries in full. There is no any financial bonus or allowances. And there were many temporary workers who are suffering due to unemployment. Yes. My request is that all these 23 mills under National Textile Corporation shall be opened immediately and all these pending financial accounts shall be distributed. Sir, one more thing. Actually, we talk about Make in India and we closed all our mills for 2 years. Indian textile products are very famous all around the world. We cannot produce anything from closed mills. Whether the textile minister take interest to open all mills without any delay. Thank you, sir. Thank you. Shri Asruddin Owaisi ji, absent. Shri Ram Kripal Yadav ji. सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शून्यकाल में बिहार से संबंधित किसानों की समस्या को उठाने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, पिछले दिनों बिहार में भारी ओलावृष्टि हुई है जिसके वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र के अलावे कितने ऐसे ज़िले हैं जहां किसानों ने जो फसल लगाए थे ओलावृष्टि के वजह से बर्बाद हो गया, और ख़ास तौर पर आलू, सरसों, हरी सब्जियां और दलहन, ये भारी नुकसान हुआ है। महोदय, गरीब किसान कर्ज लेकर के फसल लगाने का काम किया था और मैं समझता हूं कि ओलावृष्टि के वजह से किसान की पूरी बर्बादी हो गई है फसल की सर, जिस वजह से गरीब किसान के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। कर्ज लेकर किसानों जब इस फसल में आस लगाए हुए था
तो फसल अच्छी होती तो लोगों की आमदनी होती। सरकार का पूरा ध्यान है कि हम किसानों की आमदनी को दुगना करें, उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मगर स्थिति यह है कि आपदा इतनी अधिक प्रभावित हुआ है कि मैं समझता हूं कि किसान के कमर ही टूट गए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि तत्काल मेरे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत के अलावे बिहार के अन्य जिलों में जहां भारी पैमाने पर ओलावृष्टि हुई है और किसानों को नुकसान हुआ है, वहां एक टीम भेजे सर, जांच दल भेजे, ताकि इसका आकलन करके जो उचित मुआवजा हो सके किसानों को उपलब्ध कराने का काम करे। सर, ये बहुत ही अत्यंत गंभीर मामला है सर। धन्यवाद। मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ श्री गौरव गोगोई जी, संरक्षण दीजिए सर। डायरेक्ट सरकार को ये आदेश कीजिए श्री पीपी चौधरी जी, हस्तक्षेप करके बिहार के किसानों को बचाए। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान वापस फोटो नहीं आ रही, अब बोलिए। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र पाली ही नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, नागौर व अन्य जिलों के रहने वाले प्रवासियों की रेल यात्रा की समस्या की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूँगा कि इन जिलों के लगभग 20 लाख से अधिक लोग शिक्षा, व्यापार, नौकरी आदि के लिए सूरत, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई व हैदराबाद जैसे शहरों में रहते हैं। इन लोगों को समय समय पर अपने घर आना जाना होता है, जिसके लिए रेल यात्रा ही एकमात्र उपयुक्त साधन है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर शहर से इन स्थानों के लिए पर्याप्त रेल सुविधा नहीं है। केवल साप्ताहिक या सप्ताह में 2 बार ही रेल इन शहरों से आने जाने के लिए उपलब्ध हैं। जैसे पुणे के लिए सप्ताह में 1 बार, चेन्नई के लिए 1 बार, हैदराबाद के लिए सिर्फ 2 बार और बेंगलोर के लिए भी 2 बार। उक्त ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है। 2 से 3 महीने का बाद का भी टिकट लेने पर वेटिंग ही मिलती है। जैसे मजदूर लोग भी हैं, वो उनको भी आने जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस कारण से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इन गंतव्य स्थानों पर आने जाने की रेल सुविधा के बारे में अध्ययन करवाते हुए संबंधित ट्रेनों के फेरे प्रतिदिन के लिए निर्धारित करने का फैसला इस बजट सत्र में करने की कृपा करें। मैं इस मामले के लिए निरंतर मैं प्रवासियों के संपर्क में भी हूं और माननीय मंत्री जी के संपर्क में हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें शीघ्र कार्रवाई करके राहत प्रदान कराएं। धन्यवाद। श्री रमेश बिदुरी जी, बहुत आपका आभार। आपने मुझे एक बहुत ही अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे एक बहुत ही ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बोलने के लिए समय दिया है जो बहुत ही चिंता का विषय है देश के लिए। आदरणीय उपसभापति महोदय, आपके सदन के माध्यम से विशेषतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के निवासियों को एक गंभीर समस्या से आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार संविधान में मूलभूत अधिकार है, उसी प्रकार अनुच्छेद 514 में मूलभूत दायित्वों का भी वर्णन किया गया है। मूलभूत दायित्वों में जीवों के संरक्षण के विषय में भी बताया गया है। मैं वन्य जीवों की एक प्रजाति के प्रति बहुत चिंतित हूँ। वह प्रजाति है गिरगिट, जिसको हम देहात में करकेटा भी बोलते हैं। गिरगिट सामान्यतः अपनी सुरक्षा हेतु समय समय पर रंग बदलते हैं, परंतु उनके एक फूफा हैं, आज उनको भी धोखा देकर रंग बदलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ हेतु लोगों को ठग रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की, जो आजकल पड़ोसी राज्यों में रंग बदलते नजर आए। इस प्रकार डीएनए हमारी संस्कृति में कैसे आ गया, इस बात को लेकर गिरगिट बहुत चिंता में है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस व्यक्ति की कथनी में करनी का अंतर बताता हूं। इन महाशय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर स्टेटस में लिखा है, सब इंसान बराबर हैं, चाहे वह किसी धर्म या जाति का हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोगों में भाईचारा और मोहब्बत हो, न कि नफरत और बैर हो। जबकि सीए के विरोध में शाहीन बाग में उपद्रवियों के समर्थन में खड़े होकर महीनों रास्ता बंद रखा गया। इंसान, मोहब्बत और नफरत शब्द का प्रयोग योजनाबद्ध रूप में हुआ है। अब करनी देखिए, दिल्ली में 300 मस्जिदों में मौलवी, अध्यक्ष जी, दिल्ली में मैं आई एम कंप्लीटिंग, दिल्ली में 300 मस्जिदों के मौलवियों को अजान लगा दे
मुअज्जिन को प्रतिमाह 1800 रुपए और 1600 रुपए की सैलरी दी जा रही है। 15 जो मस्जिदों में 14,000 12,000 का वेतन सरकारी खजाने से दिया जा रहा है। यानी प्रत्येक वर्ष जनता के 59 करोड़ 4 लाख रुपए मस्जिदों में दिया जा रहा है। इसी प्रकार से सर मैं मांग कर रहा हूं सर, इसी प्रकार से दिल्ली में लगभग 5,000 मंदिर हैं। उन मंदिर के पुजारियों को वेतन क्यों नहीं दिया जाता? यह भेदभाव क्यों? जबकि मंदिर में पूजा करने वाले अगरबत्ती, घी, दीपक इत्यादि का भी खर्च होता है, परंतु फिर भी उनके बारे में चिंता नहीं की जाती, क्योंकि मैं उन्हें धर्म विशेष का वोट चाहिए। वे दूसरी और जिन राज्यों में चुनाव है वह कांग्रेस के राजकुमार, मैं हिंदू हूं कहते नहीं। Honorable Chairperson, first of all, I would like to express my regret for not being at my chair when you took my name. It was because I was attending a standing committee meeting on finance. Sir, please. Sir, No. Sir, I request you to please. एक मिनट बिदुरी जी, कांग्रेस के लिए राजकुमार जगह जगह एक मिनट आपका 0 ओवर का मैं 30 सेकंड एक मिनट आपका 0 ओवर का सबमिशन ये है कि हिंदू टेंपल को प्रीस्ट को अलाउंस देना चाहिए। आप उस डिमांड खत्म हो गया सर 30 सेकंड में सर, खत्म हो गया 15 सेकंड में 15 आई एम कंक्लूडिंग सर। डिमांड सर 2 या 3 राज्यों में इनकी बची सरकार है जहां कांग्रेस की, वहां ये राजकुमार जाकर में हिंदू की दुआई दे रहे हैं। अध्यक्ष में पंजाब में दोनों गिरगिट मुक्त बिजली का वादा कर रहे हैं, परंतु मैं इनसे पूछ रहा था तो क्या दिल्ली में कांग्रेस शासित राज्यों में मंदिरों में बिजली मुक्त की गई है? वो क्यों नहीं की गई है? नो प्लीज No, his speech, definitely his speech will be, Sir, that will be speech, verified, sir. and it will be. Such kind of statements cannot be made during Yes, 0 yes, hour. definitely. Please review the speech, sir. And unparliamentary words should be expunged, sir. That will be verified and Please correct. review the speech, sir. Sir, I rise to speak in for the subject that was listed in 0 hour, which was the status of the 4-lane highway NH37. So every day the minister says that so many kilometers of highways are being constructed every day. But if you see the state of the highway between Dibrugarh and Nagaon, the 4-lane highway, that project was supposed to have been completed by December 2019. We're in 2022 and there's no way, the completion is nowhere in sight. The minister, union minister between 2014 till now has visited the site so many times. The state government the chief minister has visited the site so many times. The NHIDSCL, they have been complained to so many times, but the state of this 4-lane highway is absolutely poor. People are being inconvenienced. The Jorhat Airport, Dibrugarh Airport, this is Upper Assam where there's so much of pristine natural beauty. It is hurting the image of our state. It is affecting the tourists. So I request the government to urgently complete the 4-laning of highway on NH37 between Dibrugarh and Nagaon. Thank you. Thank you very much. Thank you. Shri Nabha Kumar Saraina ji. थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं असम के एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके जरिए ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। महोदय, असम के साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम का सीमा विवाद चल रहा है। कुछ महीने पहले मिजोरम बॉर्डर में से पुलिसकर्मी को भी मार दिया असम का। सुनने में आया है कि असम सरकार ने अपना कुछ एरिया पड़ोसी राज्यों को भी छोड़ देने वाला है। असम सरकार पहले से भी इस विषय पर थोड़ा सब करना था। आपको पता है असम के विभाजित होने के गम हम लोगों में अभी भी है। हमारा बीटीसी भी अलग राज्य बनते बनते रह गया। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि विवादित सीमा एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा केंद्र सरकार के पहल से एक मॉडल बनाना चाहिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और बॉर्डर बिजनेस सेंटर बने और उससे लोगों का रोजगार मिले और वहाँ शांति कायम हो। अगर ये नहीं करेगा, अपने जो बहुमत के दम पर अगर ये एरिया छोड़ देगा तो असम का लोग उसका जरूर बुरा मानेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। Shri L.S. Tejasvi Surya. Thank you, sir. So, as a part of the rationalization exercise,
Prasar Bharati is merging some radio stations with bigger ones. As a part of that exercise, one local classical music airing channel from Bengaluru called Amrita Varshini, which predominantly was airing Karnataka classical music, has been merged with another channel called Ragam. And many artists who were dependent on this channel have now lost out on opportunities. My request with the Honorable Government is to kindly make arrangements to restart operations of Amrita Varshini as an independent channel and provide for a platform and opportunity for all the local talent who were performing on the platform of the erstwhile channel. The channel enjoyed great listenership both inside of the country as well as the among the NRI population. Therefore, I once again request the concerned authorities to restart the operations of Amrita Varshini channel. Thank you. Shri T.R. Pariventarji. Thank you, Speaker sir, for the time. My Perambalur parliamentary constituency is one of the backward constituency in Tamil Nadu, and most of the people belonging to the constituency are agriculture background. As per Union Budget 2021, it was announced by the government 100 Sainik schools will be established in the country. As an educationalist, I welcome the announcement by the Government of India. I would like to request the Union Government, through you, sir, to consider the proposal to set up Sainik school in Thorayur, Pachamalai, in Perambalur parliamentary constituency, which is a hilly area and most suitable for defense education. Sainik schools provide quality education at a reasonable fee, and it is prepared boys academically, physically and mentally strong to enter into the National Defense Academy to serve the nation. Thank you. Thank you, Srimati Pradima Mandul. Sir, a landmark bill has been brought which proposes to raise the marriageable age of women in the country. But it is being left on 30 male MPs and only 1 woman MP. Sir, nothing can be more unfair than this. The domination of male members reflects that the patriarchal principle on which the Indian society is based. So the future of crores of girls will be decided by a parliamentary committee which has only 1 woman. Sir, since the bill has been referred to the Standing Committee on Education, Women, Child, Youth and Sports, so which is a Rajya Sabha administered committee, and Honorable Chairman is empowered to invite additional members. Madam, this is a matter which falls under the jurisdiction of Honorable Speaker. So this is my request. No, please. This is the decision of the chairman and nothing to do with it. Please avoid this observation. So, sir, I would like to request the Honorable Speaker, through you, sir, since he is not in chair, that he can only kindly... That you can very well meet the Speaker and make the submission, please. So that because only a gender-balanced panel this is the will make prerogative. sure... Please, let me. This is the authority of the Speaker. You are indirectly questioning the authority of the Speaker. In constituting a committee, you can very well meet the Speaker, and it is under the consideration of the Speaker. Please. The matter is, yes. She is not questioning, she is simply suggesting. Yes, I know. She is urging for it. Yes, definitely. That is why I am saying first I said that the matter which you have raised is under the consideration of the Honorable Speaker. So please keep it in abeyance. Let us close that issue by that. Very well, you can speak on the subject of... Yes, I will write a letter to the Honorable Speaker, yeah, sir. That is, conclude me, so that I can conclude my speech. Yeah, Only please, one please, line. Please. Sir,
I would like to request the Honorable Speaker through you, sir, to look into the matter directly, because only a gender balance panel will make sure that the women have equal say in issues which affect them. Thank you, sir. Thank you. Shri S. Venkatesan. அவைத்தலைவர் அவர்களே வணக்கம். ஜனவரி 15ஆம் தேதி தமிழகத்திலே தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் ஒளிபரப்பான சிறார்கள் நடத்திய நிகழ்ச்சி அரசினுடைய மாண்பை குலைத்து விட்டதாக சொல்லி ஒன்றிய இணையமைச்சர் அவரே ஒரு புகாரை கேட்டு வாங்கி அந்த தொலைக்காட்சிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறார். ஆனால் இன்றைய தினம் கர்நாடகத்தில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? ஹிஜாப் அணிவதை முன்வைத்து நடைபெறும் வெறுப்பு அரசியல் மாணவ சமூகத்தையே கூறு போட்டு கொண்டிருக்கிறது. தன் வயதை ஒத்த மாணவர்களோடு கலந்துரையாடி சமூகமயமாக வேண்டிய மாணவ சமூகத்தினுடைய முன்னுரிமையை குலைக்கிறது. சிறார்கள் தலையிலே கிரீடம் அணிவதும் அல்லது மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிவதும் இவர்களினுடைய உத்தரவின் பேரில் தான் நடக்க வேண்டுமா? பள்ளி குழந்தைகள் என்ன நாடகம் போட வேண்டும் என்பதும் மாணவ சமூகம் என்ன ஆடை அணிய வேண்டும் என்பதையும் உத்தரவிட இவர்கள் யார் என்ற கேள்வியை இந்த அவையிலே நான் எழுப்ப விரும்புகிறேன். லாவண்யாவினுடைய மரணத்திற்கு மதமாற்றம் காரணமாக இருக்குமோ, மர்மம் காரணமாக இருக்குமோ என்று சொல்லி அவசரமாக தேசிய குழந்தைகள் ஆணையம் தமிழகத்துக்கு விரைகிறது. ஆனால் கர்நாடகத்திற்கு இன்றைக்கு வரை எந்த ஆணையமும் விரையவில்லையே ஏன் என்ற கேள்வியை இங்கே கேட்க விரும்புகிறேன். சிறார்கள் நடத்திய நாடகத்தின்பால் ஒன்றிய அமைச்சகம் உடனடியாக தலையீடு செய்கிறது. ஆனால் கர்நாடக பிரச்சனையை பேச இந்த அவையிலே நீங்கள் நேரம் ஒதுக்க மறுக்கிறீர்களே, அது ஏன் என்ற கேள்வியை இங்கே கேட்க விரும்புகின்றோம். துணியை வைத்து எங்களது கல்வி உரிமையை பறிக்க விட மாட்டோம் என்று முழங்கி இருக்கிறார் வீரப்பன் முஸ்கான். அவைத்தலைவர் அவர்களே, சக மாணவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டாம், அவர்கள் செய்தது தவறு என்று உணர்ந்தால் போதும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் முஸ்கான். இந்த வார்த்தை மதவெறியை மண்டியிடச் செய்யும் வார்த்தை. இந்த வார்த்தை மாணவியின் வார்த்தை அல்ல, ராமனின் வார்த்தை, நபிகளின் வார்த்தை, இயேசுபிரானின் வார்த்தை. மதவெறியை மண்டியிடச் செய்ய மனிதன் கற்றுக் கொடுத்த மகத்தான வார்த்தை. இந்த அவை முழுக்க இந்த வார்த்தைகள் எதிரொலிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Dr. Sujay Radhakrishnan. Dr. Sujay Radhakrishnan. Please. Dr. Sujay Radhakrishnan. धन्यवाद सभापति महोदय. Yeah, please. Dr. Sujay. No, up. जी. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी. सर, हमारी सरकार ने 2014 से रेलवे के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है और बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत का निर्माण और संचालन की भी घोषणा की है. हमारा लक्ष्य 2022 तक 100% इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल कोच का है और वर्तमान में भारत में सिर्फ 3 रेल कोच फैक्ट्रीज हैं और महाराष्ट्र में लातूर में 1 कोच फैक्ट्री हमारी सरकार ने शुरू की है, लेकिन वहाँ सिर्फ लोकल ट्रेन और EMU ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है. हमारे देश में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न ट्रेन्स जिसमें विस्टाडोम, वंदे भारत, तेजस और भविष्य में बुलेट ट्रेन शामिल हैं, उनकी डिमांड को देखते हुए नया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रेल कोच फैक्ट्री की आवश्यकता है. मेरे सरकार से ये निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के लक्ष्य को सार्थक करने के लिए मेरे लोकसभा क्षेत्र अहमदनगर में एक स्टेट ऑफ आर्ट रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण हो, जिससे कि अहमदनगर और पूरे महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर मिले एवं अर्थव्यवस्था भी फायदा हो और भारतीय रेल को इंजेक्शन प्रक्रिया और बूस्ट किया जा सके. थैंक यू. धन्यवाद. श्री प्रताप राव पाटिल चकलीदा. महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र नांदेड़ मराठवाड़ा क्षेत्र का एक मुख्य शहर है और यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के विश्व प्रसिद्ध गुरु का गद्दी गुरुद्वारा की धरती है, जहाँ विश्व भर के धार्मिक, व्यावसायिक दृष्टि से लोग का आवागमन होता है. महोदय, मेरी प्रमुख मांग सरकार से यह है कि सरकार नांदेड़ में एक बड़ा उद्योग स्थापित करने का कदम उठाए, क्योंकि नांदेड़ ही नहीं आसपास दूर दूर तक ऐसा कोई उद्योग स्थापित नहीं है जहां से क्षेत्र
कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। महोदय, मुझे ये कहने में दुख होता है कि नांदेड़ में देश के बड़े बड़े नेता आए और वर्षों राज किया और चले गए, लेकिन कभी इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के बारे में कोई विचार तक नहीं किया, जबकि हमारे पास उद्योग खोलने के लिए सभी संसाधन मौजूद हैं और जो भी आवश्यकताएं उद्योग स्थापन करने के लिए होगी उसकी पूर्ति हो सकती है। जनता भी साथ में, हम जनप्रतिनिधि भी पूर्ण इसके लिए सहयोग के लिए सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन किसी भी अवस्था में सरकार इस और अपना ध्यान आकर्षित करे और नांदेड़ में बड़ा उद्योग स्थापित करने के हेतु आवश्यक कदम उठाए, ताकि जिले के ग्रामीण किसानों एवं हर वर्ग के शिक्षित युवाओं को रोजगार का रास्ता खुले। धन्यवाद। थैंक यू। श्री कोथागिरी श्रीधर। Thank you, sir. Sir, Sri Krishna Jute Mills in my constituency, a 100-year-old factory employing over 5,000 people. It is a captive jute gunny bags for Food Corporation of India. It's closed down about a week ago on 27th January. Andhra Pradesh used to be next to West Bengal in jute production once upon a time. Today it is almost zero. All this happened because of the price restriction policy of Jute Corporation and Food Ministry. While they are price sensitive, it is unfortunate that indirectly they are helping a plastic product from Reliance Industries in place of millions of farmers who are supplying jute industry, from the jute industry. We should also note that I would like the government to note that our Honorable Prime Minister made an announcement to ban single-use plastic very soon. And one side, in this area, we are encouraging a plastic product from HDPE coming from petroleum product. So I would like the government to realize that we have to bring back jute industry, because jute bags are going to be a major source of carrying bulk goods, let it be rice, sugar, or all other essential commodities. So kindly realize that jute is a product coming from millions of farmers. We need to encourage, we're talking about doubling farmers' income, we're talking about rejuvenating rural economies, and we are talking about saving environment, for which reason I would like the government to take a serious note in support of the jute industry, both in Andhra Pradesh as well as West Bengal and rest of the country. Shri Ganesh Singh ji. सभापति महोदय, मैं विषय परिवर्तन की अनुमति चाहता हूं। Yes. मैं भारत सरकार का ध्यान अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक निर्णय, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण राज्यों ने दिया था उसे समाप्त कर दिया गया है, उस ओर दिलाना चाहता हूं। राज्यों ने अपने अपने राज्य की सामाजिक स्थितियों को देखकर अलग अलग तरीके से पंचायतों अथवा अन्य स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्थाएं की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है उसके विरुद्ध हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। उसी के चलते राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव रोक दिए गए हैं। मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री जी से मांग करता हूं कि राज्यों को पुनः अधिकार अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु संसद में कानून बनाए जाने की मांग करता हूं, ताकि राज्य सरकारें अपने राज्य की स्थिति के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दे सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री सुभाष चंद्र बहरिया। धन्यवाद सभापति महोदय। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वित्तीय सोसाइटी है और 20 सालों से काम कर रही थी, पर अक्टूबर 18 से जो निवेशक है उनका भुगतान बंद कर दिया गया है और सोसाइटी ने कारण बताया कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एसओजी और इन्होंने खाते सीज कर दिए। मेरा आपसे आग्रह है कि लगभग पूरे देश के, मेरे लोकसभा क्षेत्र के भी पूरे देश के 20 लाख निवेशकों का इसमें पैसा अटका हुआ है। सोसाइटी उसके बचत खातों में निवेशकों के में पैसे डाल रही है, लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार ने अकाउंट सीज किया हुआ है। तो मेरा आग्रह है केंद्र सरकार से, क्योंकि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और
यह केंद्र के अंडर में आती है, केंद्र के जो सोसाइटी मंत्रालय विभाग उसके अंडर में आती है, तो सरकार इसको अपने नियंत्रण में लेके निवेशकों का भुगतान करे और आम जन को, गरीबों को रिलीफ दे। धन्यवाद। श्री गौतम सिंगामणि பொன். நன்றி அவைத்தலைவர் அவர்களே. என்னுடைய கள்ளக்குறிச்சி பாராளுமன்ற தொகுதி மிகவும் பின்தங்கிய தொகுதி. விழுப்புரம் மாவட்டத்திலிருந்து புதியதாக பிரிக்கப்பட்ட தொகுதி. கள்ளக்குறிச்சி அதன் மாவட்ட தலைநகராக உள்ளது. விருதாச்சலம் சேலம் ரயில் பாதையில் ரயில் தடத்தில் உள்ள சின்ன சேலத்தில் ரயில் நிலையம் அமைந்துள்ளது. அங்கிருந்து கள்ளக்குறிச்சி 16 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு புதிய அகல ரயில் பாதை அமைக்க 2006லேயே கழகத் தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் முதல்வராக இருந்தபோது அதற்கான திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு, ஆனால் 2016இல் அப்போதைய மத்திய அமைச்சராக இருந்த திரு சுரேஷ் பிரபு அவர்களால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. இந்த கள்ளக்குறிச்சி பாராளுமன்ற தொகுதியில் ஜவ்வரிசி ஆலைகளும் அரிசி ஆலைகளும் சர்க்கரை ஆலைகளும் நூற்பாலைகளும் நிறைந்த பகுதி. அதேபோல் பல கல்வி நிலையங்கள் அமைந்த பகுதி. இங்கு ஒரு ரயில் நிலையம் இல்லாத காரணத்தால் இங்கிருந்து போக்குவரத்துக்கு, அதேபோல் இங்கிருந்து வேளாண் பொருட்களை மற்ற மாவட்டங்களுக்கும் மற்ற மாநிலங்களுக்கும் அனுப்புவதற்கு மிகவும் சிரமமாக இருக்கிறது. அதனால் இந்த திட்டத்தை உடனடியாக மத்திய அரசு நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதேபோல் என்னுடைய மாவட்டத்திலிருந்து ஏறத்தாழ 25,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கேரளாவிலும் மகாராஷ்டிராவிலும் வேலைக்காக சென்றிருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் ரொம்ப இந்த போக்குவரத்து வசதி, ரயில் போக்குவரத்து வசதி இல்லாததால் மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். இந்த கொரோனா காலத்திலேயே மிக அதிகமான சிரமத்தை அனுபவித்தார்கள். அதனால் மத்திய அரசு இதற்காக 116 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டும், ஆனால் இதுவரை எந்த வேலைகளும் நடைபெறவில்லை. அதனால் உங்கள் மூலமாக நான் தயவு செய்து ரயில்வே அமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன், மிக விரைவில் இந்த திட்டங்களை இந்த கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திற்கு அளிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். Honorable members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise matter under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed. Now let us resume the discussion on the general budget. The first speaker today is Dr. Farooq Abdullah ji. Mr. Chairman, Mr. Chairman, thank you for giving me this privilege. On the budget, I'd like to put some points before. Under the present situation of the country, there is huge unemployment. बहुत ज़बरदस्त, ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है हम सब के लिए और मेरी रियासत के लिए बहुत मुश्किल मुद्दा है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां बिल्कुल कोई नौकरी नहीं है, बड़ी बड़ी तालीमें भी पाई हुई हैं मगर बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं एंड अंडर गोइंग वेरी ग्रेट डिप्रेशन। एक तो ये है। दूसरा, आप देखें कीमतें बढ़ रही हैं, वो कुकिंग गैस हो, वो डीजल हो, वो पेट्रोल हो, और मुझे डर इस बात का है कि बहुत जल्दी एक बैरल की कीमत $100 हो जाएगी और फिर से जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे इनकी कीमत बढ़ती जाएगी और इसका असर हर कमोडिटी पे हो जाता है। और जो हम रियासतें, जो पहाड़ी रियासतें हैं जहाँ सब माल गाड़ी से जाता है, उनकी कीमत बढ़ जाती है और गुर्बत बढ़ जाती है और लोग बाग बहुत मुश्किल से वो चीज़ें ले सकते हैं। ये हालत बन गई है। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके इस पे जो टैक्सेस हैं उसको कम किया जाए कि गरीबी बचाई जाए, क्योंकि नहीं तो गरीब जो है वो मिट रहा है और अमीर बहुत अमीर हो रहा है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड ने न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि सारी दुनिया को इफेक्ट किया है और उससे काफ़ी असर हम सब पे पड़ा हुआ है।
जनाब एक और बहुत बड़ी जो मुश्किलात आ गए हैं, अब आप देखें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है it has increased by only 1.7 lakh crores from 37.7 lakh crores in 2021-22 to 39,045 lakh crores in 2022-23. This rise is even lower than the inflation rate. Likewise, the allocation under MNREGA, which is the lifeline of our people, and most of the poor are the ones who are able to feed themselves, is due to MNREGA. And in that, sir, the position is that 73,000 crores, which is lower than the allocation of 98,000 crores and the actual spending of rupees 1,11,170 crores during 2021-22. Sir, the progress on works taken up by the Government of India, whether on roads, tunnels or power projects, उसमें हालत ये है कि सारे उनके जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी लोअर से लोअर एम्प्लॉय भी ये बाहर की रियासतों से ला रहे हैं। आज हालत ये है कि किश्तवाड़ में जहाँ पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, आज 4 हफ्तों से वहाँ पे जो औरत है डीडीजी की चेयरमैन और लोग वहाँ बाहर बर्फ में और बारिश में बैठे हुए हैं कि भाई ये लोकल लोग कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। मेरे वक्त में भी जब पावर प्रोजेक्ट्स थे उनमें लोकल एम्प्लॉयमेंट थी, और अगर आज देखें उन इलाकों की हालत, वो गरीबी से ऊपर उठ गए थे उन प्रोजेक्ट से। इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तवज्जो देनी पड़े चाहिए कि उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। सर, फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर नेशन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि इन्होंने वो 3 लॉ जो है वो रिपील किए। अगर के 700 से ज़्यादा लोग मर गए मगर रिपील किया, बहुत अच्छी बात है। मैं आगे भी इनसे गुजारिश करूंगा कि जब भी ये कोई लॉ बनाएं और अगर ऑपोजिशन इनसे कहती है कि साहब इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, इसको देखिए, तो उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। हम लोग कोई आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपको बेहतरीन एडवाइस देंगे जिससे कि आपकी हुकूमत भी चल सकेगी और मुल्क भी तरक्की कर सकेगा। सर, जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है very much dependent, sir, on 2 sectors. One is tourism, one is the horticulture. So, हमारे एप्पल ग्रोवर्स की ये हालत है, न सिर्फ हमारे बल्कि हिमाचल प्रदेश का भी एप्पल ग्रोवर जो है आज रो रहा है, क्योंकि ये लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं और उनका एप्पल यहाँ बेच रहे हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है लाने के लिए, और हमारे लोग जो हैं उनके एप्पल कोल्ड स्टोर्स में और बाकी जगहों पे सर्दी में इस वक्त सड़ रहे हैं। सर, ये एक बहुत बड़ा धक्का हमारे इन लोगों को है। टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो हमारी बैकबोन है, उसमें होटेलियर्स भी हैं, उसमें घोड़े वाले भी हैं, उसमें टैक्सी वाले भी हैं, उसमें शिकारे वाले भी हैं, हाउस बोट वाले भी, हर तरफ से हर कोई इंसान उसमें इन्वॉल्व है और लाखों में इन्वॉल्व हैं इस टूरिज़्म इंडस्ट्री में। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि कई सालों से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि साहब टूरिज़्म को जो है इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए, सो दैट हमारे लोग जो हैं इसका बेनिफिट उठा सकें। मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। साहब, हमारे यहाँ ये गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से, 2019 में 2019 they took employment for the battalions, border battalions. People went through all the tests. Sir, आज देखिए हाल क्या है। वो आज इंतज़ार कर रहे थे कि आप नौकरी लग जाएगी, वो सब लिस्ट जो है इनने ख़त्म कर दी और एक नई लिस्ट आएंगे जिसमें ये चाहेंगे कि बाहर की रियासतों के लोगों को लिया जाए। साहब, ये हमारे से नाइंसाफ़ी है और इसकी तरफ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए कि इन लोगों को ऐसा धक्का न दिया जाए कि हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएँ। साहब, एक और चीज़ है जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सोचना पड़ेगा इस पर। गोल्ड कार्ड आया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली, गोल्ड कार्ड आया कि गरीब लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। मगर साहब, आज हालत ये है
कि गोल्ड कार्ड होके भी जब वो अस्पताल जाता है, the gold card is not honored. Only yesterday, a patient rang me. He had to undergo an operation for piles. Poor man. He had the gold card, but the hospital refused to take him in. Where is the hospital? Huh? Which hospital? In Srinagar. In Srinagar. So I will be grateful, sir, if Government of India could look into this thing. Two sectors are vital for growth of India. One is education, one is health. I request that much funding should be done for this also. Otherwise, we will remain backwards and we will not be able to compete with the world of tomorrow. This is vital. Also, I will request finally, please increase the funding. आज भी आप देखें, we have national highway, the only highway connecting us to the rest of the country. और उसका हाल ये है कि आप उसके पुराने 30 मील रामबन से बानीहाल थोड़ी सी बारिश हो जाती है, बर्फ पड़ जाती है, वो सारी सड़क बैठ जाती है। तो अब ये लाइफ लाइन है। इसकी तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज इंक्रीज द फंडिंग फॉर रोड्स एंड टनल्स। वी नीड दीज वेरी badly. This will make people's connection easier and the state will improve. I'm very grateful, sir, for your time and to the people who have listened to me. Thank you. Thank you very much, Dr. Farooq Abdullah ji. Next, Sri Dilip Ghosh ji. धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 3 दिन से बजट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सुझाव आया है, समर्थन विरोध भी हुआ है, लेकिन इस अमृत काल में माननीय अर्थमंत्री जी ने जो अमृत हम लोगों को दिया है, उसके लिए मैं उनको और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। और पहले बजट आता था, हम लोग बचपन से देखते थे, दूसरे दिन पेपर में हम लोग पढ़ते थे बजट क्या है, सिगरेट में कितना कर कम हो गया है, कॉस्मेटिक्स में कितना कर बढ़ा है, गैस कितनी कम हुई है, गाड़ियों में कितनी कम हुई है, और एक ऊपर नीचे एरो दे के दिखाया जाता था कि कितना कम सम हुआ है। और दूसरे दिन फिर रेल बजट आता था, उसमें एक मुख्य बात होता था, लोग तुरंत पेपर देखते थे कि किस प्रदेश को कितना नई ट्रेन मिली है, नया ट्रेन का ही राजनीति होता था, यही पर बजट सीमित होता था। लेकिन इस बार का जो बजट हुआ है, इसमें तो कोई चमक तो नहीं है ऐसा कि देखने में लगेगा बहुत बड़ा कोई धमाका हो गया है। लोग देख रहे थे कि बहुत बड़ा घोषणा होगा, लेकिन पिछले 2 साल में जो अतिमारी विश्व को ग्रास किया था, उससे देश को, समाज को निकालने के लिए जिस प्रकार तैयारी होनी चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसका प्रयास किया है। और अर्थनीति को पटरी में लाना, दुनिया के सामने और चुनौती को स्वीकार करते हुए कंपटीशन में आगे बढ़ना और लोगों को फिर एक बार काम में लगाना और गति लाना, इसको देखते हुए बजट का प्रस्तुति हुई है। पहले बजट के लिए हम लोग 1 साल सोचते थे, 2 साल, 3 साल, 5 साल सोचते थे। इस बजट अगले 25 साल देश को कहाँ ले जाएंगे हम, उसका एक रोड मैप है। इसलिए बहुत दूर तक सोच करके बजट बनाया गया है। इसलिए लोगों को नज़र में नहीं आ रहा है कि बजट क्या है। ये बजट समावेशी है और महामारी से निकाल करके अर्थनीति को पटरी में लाना और साथ साथ गति देना, दोनों काम इसमें हुआ है। मुझे लगता है आगे भी होगा और ये पूरा हताशा कट जाएगा और फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। हमारे विपक्ष के मित्रों काफ़ी चर्चा कर रहे थे, अलग अलग आंकड़ा दे रहे थे, स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि लोग बीमार हो जाने के बाद मुंह का स्वाद, टेस्ट चला जाता है ना, पिछले 2 साल की जो बीमारी, उसके कारण समाज का और लोगों का वही हाल हुआ है। चाहे अच्छा चीज़ दीजिए, चाहे बुरा चीज़ दीजिए, लोगों को टेस्ट लगता है नहीं, मुंह में सब खराब ही लगता है। तो ये सब कटने में थोड़ा सा समय लगेगा, उसका इंतजार भी करना पड़ेगा। 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा, जल, सड़क, विमान, रेल और गण परिवहन, सबको 7 क्षेत्र में गति आएगा। 2000 किलोमीटर रेल लाइन को आधुनिक टेक्नोलॉजी से और एक्सीडेंट रहित बनाने के लिए नया प्रयुक्ति और नया देशीय तकनीक से उसका उन्नयन होगा।
अभी अभी हमारे प्रदेश में जलपाईगुड़ी में बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, बहुत लोगों का जाने गई, नुकसान भी हुआ लाखों का। इससे बचने के लिए ये नया देशीय जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका भी प्रयोग शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से बड़ी बड़ी जो चीज़ें घोषणा हुई, आगे 2-3 साल तो उसका आगे भी लाभ मिलेगा। माननीय अटल जी ने देश को महासड़कों द्वारा जोड़ा था, एक देश श्रेष्ठ, एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा देश को जोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी उसी में प्रधानमंत्री गति शक्ति के द्वारा देश को और अर्थनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। भारतमाला और सागरमाला का नाम हमने सुना था, उसका लाभ देश को मिल रहा है। इस बार पर्वतमाला की नई योजना आई है जिससे देश से दूर दूर प्रदेश में, दूर दूर क्षेत्र में जो गांव में, अभी माननीय फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे थे, जैसा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल से लेकर हमारे बंगाल के दार्जिलिंग तक, ऐसे कई गांव हैं, सैकड़ों गांव दूर दूर पहाड़ों में बसे हुए हैं। लोगों को शहर से या तो बाजार से जाने के लिए घंटों चल के जाना पड़ता है, उससे लोगों को निजात मिलेगा। और ये पर्वतमाला की जो योजना है, आधुनिक तकनीक से लोगों को जोड़ने का, आने जाने का, इसका भी लाभ मिलेगा। 75 साल के बाद इन लोगों को विकास की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार नए नए योजनाओं में, और ये जो नई चिंता योजना आई है इसको समय लगेगा थोड़ा। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ, वहाँ सरकार है, वहाँ सरकार का एक ही काम है, एक ही अभी समस्या है बंगाल में, एक ही है, गवर्नर हटाओ। लगता है गवर्नर हट जाएंगे तो सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। पिछले 4-5 दिन पहले माननीय गडकरी जी ने एक नई घोषणा की, बंगाल के साथ जुड़े हुए और बंगाल के हाईवे के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया का उन्होंने घोषणा किया। अगले 2-3 साल में इसका ये योजना फलप्रसू होगा, लेकिन उसके लिए जो जमीन चाहिए हाईवे के लिए वो राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। खाली हाईवे के लिए नहीं है, बागडोगरा एयरपोर्ट आज सिलीगुड़ी में, उसके लिए 600 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ है, केंद्र से दिया हुआ है। अभी तो उसका जमीन नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका एक्सटेंशन नहीं हो रहा है और उसकी कैपेसिटी से 4 गुना बोझ उसको उठाना पड़ रहा है। और भी नया नया विमान सेवा जो शुरू होने वाला है वहाँ से, वो भी संभव नहीं हो रहा है क्योंकि जगह की कमी है। एयरपोर्ट वो डिफेंस का है, इसलिए उसकी समाधान नहीं हो रही है। फैक्ट्री के लिए ज़मीन नहीं है, हाईवे के लिए नहीं है, रेलवे के लिए है, एयरपोर्ट के लिए नहीं है, तो फिर विकास कहाँ से होगा, नौकरी चाकरी कहाँ से होगा, लोगों के पास काम से कहाँ आएगा। राज्य सरकार इसमें लाचार है, इसलिए वहाँ के लोग इससे वंचित रह रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। ऐसे हमारे बंगाल में एक परंपरा बनी थी, केंद्र सरकार की बजट के पहले दिन वहाँ बजट आता था। अभी इस साल बजट आएगा, कब आएगा, आएगा नहीं आएगा किसी को मालूम नहीं है, अधिवेशन कब होगा किसी को मालूम नहीं है, वहाँ बजट नहीं होगा। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रवास में गए हैं, वहाँ घूमने गए हैं और बंगाल के लोग 2 रुपया चावल जो मोदी जी भेजते हैं, 3 रुपया गेहूँ, उससे गुजारा कर रहे हैं। लोगों का इनकम क्या है, मनरेगा, गरीब लोग 100 दिन का काम मिलता है और सबसे ज़्यादा पैसा उसके लिए बंगाल सरकार को मिलता है, उससे गरीब लोगों का गुजारा होता है। केंद्र का पैसा हुआ भेजा हुआ चावल दाल गेहूं, और पिछले 2 साल से वहाँ लगभग 80% लोगों को इस प्रकार फ्री में राशन मिला है, उससे लोग जिंदा रहे। गरीब लोगों का काम बोलने से मनरेगा, गरीब लोगों का गुजारा के लिए केंद्र सरकार का दिया हुआ ये जो अन्न जनधन योजना में, अन्न योजना में जो चावल दाल, उससे गुजारा हो रही है। लोगों को अगर नौकरी चाकरी पढ़ाई करना है, पढ़ाई के लिए हमारे नौजवानों को बेंगलुरु या तो हैदराबाद जाना पड़ता है, और दवाई के लिए चेन्नई मुंबई जाना पड़ता है, और कमाई के लिए गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक दिल्ली उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। और वहाँ की फैशन क्या है, वहाँ की सरकार जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करती खुलेआम रास्ता में करता है, पंडाल लगा कर रास्ते में होता है, कोई हॉल में नहीं होता है, और वहाँ होता है। और वहाँ से पीएम को, एचएम को, गवर्नर को गाली देना एक फैशन सा बन गया उधर। और वहाँ की जो पार्टी है सरकार में है, उनके नेता, उनके गुंडे विपक्ष को विशेष करके हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पेड़ में टांग देते हैं। उनका मनोरंजन का माध्यम है ये। आप देश भर में दीपावली मनाते हैं, उसमें बम फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, आवाज होता है। ये साल में एक बार, हमारे वहाँ तो हर महीना होता है। अभी 4 दिन पहले हाली शहर उत्तर 24 परगना में एक बम ब्लास्ट हुआ है, गंगा किनारे में था, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, झाड़ी में बॉल लाने गए तो बम फटा वहाँ, और एक बच्चा वहीं मरा, 2 का शरीर चित्रा बितरा हो गया, गंगा में चला गया, अभी उसका ढोके मिला भी नहीं। ये स्थिति है। ऐसा कोई जिला नहीं जहां बम बंदूक की कारखाना नहीं मिलती है, बम ब्लास्ट नहीं होती है। पूरा देश के गैंगस्टर
और एंटी सोशल जाकर वहीं पनाह लेते हैं, और बांग्लादेश के टेररिस्ट आकर के बंगाल में शेल्टर लेते हैं। पूरा देश में कोई बम बंदूक की आवाज़ नहीं, कोई RDX और माइंस की आवाज़ नहीं है, लेकिन बंगाल में हर जिला में इस प्रकार आवाज़ आ रहा है और लोग डरे डरे वहाँ जिंदा और जीवन बिता रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। हमारे ये जो बंगाल के किसान सम्मान निधि, देश के लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं 2 साल से, और अभी हमारे वहाँ लगभग 72 लाख किसान इससे हकदार हैं। और पिछले चुनाव हुआ मई में, उसके बाद लगा मुख्यमंत्री को लगना चाहिए तो बंगाल के किसानों को ये सब देने की अनुमति उन्होंने दी, लेकिन फिर भी ये 72 लोगों में से केवल 27 लाख लोग गरीब किसान को मिल रहा है, बाकी लोगों को वंचित रखा गया है। उनका नाम और एड्रेस, फ़ोन नंबर, उनका अकाउंट नंबर भेजना चाहिए राज्य सरकार को, उतना भी नहीं भेज रहे हैं। इसलिए वहाँ की मोदी जी का दिया हुआ जो 6,000 रुपया हर साल किसान सम्मान निधि, बंगाल के किसान उससे वंचित रह गए हैं। और उसके साथ साथ जो दवाई का आजकल ट्रीटमेंट का कितना खर्चा सब जानते हैं। बंगाल की जो हॉस्पिटल्स हैं उसकी खास्ता हालत है। वहाँ के डॉक्टर अभी हड़ताल कर रहे हैं, वहाँ के नर्सेस हड़ताल कर रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, और वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर वो भी हड़ताल में बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल बंद हो जाता है, लोगों को चेन्नई जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। इसलिए केंद्र सरकार ने जो आयुष्मान भारत की जो योजना दी है, बंगाल के लोगों को उससे वंचित रखा गया है। वहाँ करोड़ों लोगों को उससे लाभ मिलने वाला था, लेकिन वहाँ की सरकार की इस प्रकार नीति है कि बंगाल के लोगों को हर चीज़ से वंचित रखा जाए और केंद्र सरकार का केवल आलोचना किया जाए। इससे लोग भी वंचित हो रहे हैं। यहाँ हमारे अभी साल में बहुत बड़ा तूफान आया, 2 बार आया, पिछले साल आया, हर साल लगभग आता है बंगाल में। अभी उड़ीसा जैसा, उसमें धान की फसल बहुत बड़ा नुकसान हुआ, खराब हो गया। सब्जी पूरा खराब हो गया। अभी सब्जी बहुत कीमती है वहाँ, और साथ साथ आलू जो खेती होता है 7-8 जिलों में हमारे बंगाल में काफ़ी बड़ी मात्रा में आलू की उपज होती है, वो भी खराब हो गया। एक बार बोए लोग बीज खराब हो गया, दूसरा बार भी खराब हो गया। कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन वहाँ के किसान को मदद करने के लिए वहाँ की सरकार तैयार नहीं है। किसान रोते रह रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। जो भी था वो उसमें खर्चा कर दिया, अब खाने के लिए उनके पास नहीं है, और अगले खेती क्या करेंगे उसके लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। इस प्रकार भयंकर परिस्थिति में वहाँ की लोग गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उसका विरोध करने से आपको जेल में ठूसा जाएगा, आपको मारा पीटा जाएगा। चुनाव के बाद लगभग 60 लोगों की हत्या हुई है, CBI इंक्वायरी हो रही है। अभी लगभग 42,000 फॉल्स केसेस हमारे कार्यकर्ताओं पर हो रही है। हम केसेस लड़ रहे हैं, हजारों लोग घर से बाहर हैं भागे हुए पुलिस के डर से, हजारों लोग जेल में हैं। अभी वहाँ लोकल बॉडी चुनाव हो रहा है म्यूनिसिपैलिटीज़ का, 4 कॉर्पोरेशन का, 108 म्यूनिसिपैलिटी का घोषणा हुई है। इसी का फायदा उठा करके पुलिस ने अपने कार्यकर्ताओं का केस दे करके घर से बाहर कर रहा है कि वो चुनाव ना लड़ पाए। आज की खबर है, वहाँ नॉमिनेशन रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा। पुलिस खड़ा है वहाँ, डंडा चला रहा है, उनके गुंडा घिरे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता नॉमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। लोकतंत्र वहाँ केवल मात्र चर्चा का विषय है, सेमिनार का विषय है, वास्तव में लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र अधिकार मांगते हैं यहाँ आकर के कि लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, वहाँ विरोधी का कोई लोकतंत्र नहीं है। गवर्नर को गाली देना एक फसन है, जहाँ लोकतंत्र का तो संविधान का प्रतिनिधि वहाँ गवर्नर है, उनको उनका व्यक्तिगत नाम से उनको काला झंडा दिखाना, उनका गाड़ी रोकना, उन पर गलत शब्द प्रयोग करना, मुख्यमंत्री से लेकर सारे नेता बोलते हैं। ये गणतंत्र के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, बहुत बड़ा एक धोखा है, गणतंत्र का अपमान है। इसका मैं विरोध करता हूं, और माननीय अध्यक्ष जी मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूं। इस बजट को समर्थन करता हूं। सारे महाप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करता हूं, इस बजट को पारित करने के लिए सहमति से पारित हो कि आगे चल के खुशहाली हमारे देश में आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कादिर आनंद जी। She has not taken even a single word into her note, which Mr. Mr. Kadir Anand ji. Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this union budget. Sir,
after this budget was presented in this August House, many chief ministers had their comments. Tamil Nadu Chief Minister, who is really revolutionizing the state in administration as well as socio-economic policies, has flaunted this budget, that it is not the budget of a common man. Sir, my father, Shri Durai Murugan, is the leader of the Tamil Nadu Assembly. He has been in the politics for more than 50 years. Recently, the Tamil Nadu Assembly celebrated him and congratulated him for continuing in the Assembly for 50 years and still undefeated from the same parliament, from the same legislative assembly. When I asked him, what is the reason behind the success of a politician or a political party, he clearly said, he gave the words, he clearly gave me a word, saying that when a party or a government fails to address the poorest of the poorest man in the governance, then automatically the government will be a failure. I asked him, what is his reason behind being elected again and again? He told me very clearly, I respect my constituency as a temple and I worship my voters as my real gods. But this government, I don't see that they have done anything to the common man. Sir, when no welfare schemes have been given in this budget, when you see the overall budget proposals, the North has been given a lot of funds, but the South has been deprived of. Even during the pandemic, every member of parliament came running to the Prime Minister's office as well as to the Home Minister's office asking for relief fund. But we didn't get any funds. They gave us a good hope and sent us back. We didn't have any relief fund. The GST compensation is still due after June 30th. The Manrega scheme, which was a beautiful scheme, where the common lady in any constituency, the poorest lady in the constituency, was able to make their day because of the Manrega. They were not dependent on their husbands. But when this Manrega is now, the funds have been reduced, it is really depriving of their daily livelihood, sir. Repeated announcements, housing for all, for doubling the farmer income, linking Peninsula rivers, and also 1 crore in just 59 minutes for the MSC segments. Everything is only in documents and nothing is happening in real. Sir, when we talk about farmers, agriculture, which is a very big issue which has been talked about, I was looking at the government is going to announce a lot of things in this agriculture. But nothing has been said, sir. And recently, a member raised a question in the August House. He asked the data of the farmers' suicide while protesting for the 3 formulas. The government said, I am quoting what has been said by the minister. No information regarding the suicide by any farmer while protesting the 3 formula is available with the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The government is not even aware how many suicides has happened. Further, they said, the subject of compensation to the families of the deceased farmers in the farmers' movement is with the state government. So, the union government has washed away whatever happens to the farmers. They don't even care. The second question was asked. The Farm Act has been repealed, but what happens to the for the contracts, everything which is being signed during the tenure of the farm law? The government says
The agreements entered by the acts after the three principal acts and before passing the repeal act will be governed by the legal provisions. What that means, whatever agreements made by the farmers and the organizations after and before repealing of the farm laws will be existing. So whatever damage has been done, the government doesn't care about it. Not even one single rupee has been announced by the union government for the benefit of the deceased farmers. Sir, this is an anti-agriculturist budget. That is what I can tell about. Sir, please, sir, I've got just few more points to make. Sir, when you talk about projects that has been announced by this government, especially railway projects, just a completing, sir. The Southern Railway was allocated 7,114 crores. Northern Railway has been allocated 66,000 crores, sir. This is an example of how the center deceives the state, the south. Sir, again, I want to conclude with only one point, sir. Please don't disturb me and just give me a moment. Madam, please. NEET is a subject which is a matter of this hour. Sir, in the NEET pati solonona, madam understands Tamil language, so I would like to talk in Tamil. In the NEET pati na solonona, 2020 க்கு முன்னாடி, before 2020, the entire hospitals in the state was built by the own money, state money. After the 2020, the central government announced a scheme, 60-40%. Money was given by the central government and the hospitals are built. Now, in the NEET, they say all the seats will be through the NEET and state will not enjoy any benefit out of it. Everything is an open competition. But or hospital katti mudichaprama, after the hospital is completed, sir, I am concluding, sir. After this hospital is being completed by any government, sir, I am concluding, sir, please. And let conclude. The maintenance of the hospital, salaries of the hospital, and also all the expenses of the hospital has to be borne by the state government. Anandji, Now tell me, sir, what is the law behind it? The state has to spend all the money and someone from the North India will come into the South India, will take those seats and they will enjoy the MBBS seat. I'm concluding, sir. I'm concluding, sir. I'm announcing next name. And I'm telling you, after they complete their PG, state government usually used to send the doctors to the primary health centers. Sir, I'm completing, sir. Primary health centers. And we used to serve in the villages. Now, the persons will come in, they'll take their 100 degrees and they'll walk back to the northern state. Sir, Hello, I request all the members, we have a very long list and all other people have to conclude within 5 minutes. एक sentence में conclude कीजिए. ठीक sir. So this government, when I conclude my speech, I want to tell this union government, to the Honorable Finance Minister with her august presence here, that this government deprives all the rights for the state in Tamil Nadu and it only is... 5 minutes में आप अपना बात को समाप्त कीजिए. Sir, आप तो बहुत वरिष्ठ मेंबर हो, मगर यहाँ बहुत लंबा लिस्ट है और हमें कंक्लूड करना है. राघवन जी. Sir, thank you, respected chairman, sir.
for giving me this opportunity. Sir, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था in this August House, हम टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, हम ऐसा गैंग से नहीं हैं सर, हम एक महासंगठन से है, उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप हमारा देश का ऐतिहासिक फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उधर आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपका सरकार कॉर्पोरेट सरकार है, हम इस देश के आम आदमी के साथ हमेशा रहेंगे। Sir, Honorable Chairman, sir, Madam Finance Minister has said that we have entered into Amritakal. Sadly, to enter into Amritakal, we have to consume the Kalaguda to save the world. Sir, according to Bhagavad Purana, Tada Karadali Kritya Vyabi Halahalam Visham, Abhaya Chayan Mahadeva Krivya Bhuta Bhavana. So, which means Mahadeva, out of compassion for the welfare of all living beings, consequently took the widespread halala poison in his hand and drank it. Sir, the Kalaguda that India faces today is the blow. The pandemic has attacked our economy. This Kalaguda can only be eliminated if we had allocated sufficient funds for health to fight this pandemic. Unfortunately, that was not seen. Health costs are rising, but the budget outlay for the health has dropped. It is sad and shame that only after intervention of Honorable Supreme Court that the government fixed the compensation for the victims of COVID-19 pandemics. Sir, one of the India's greatest poet and environmentalist, Sugadumari teacher, has said, Aro Paranyu, Muruchu Matam Kerdubadichuru Avayav, Pache Kodum Kerdubadicha Pava Manaso. See, what is the meaning? A deceased part can be cut and removed, but what can be done to the poor heart deeply deceased? Sir, the government is heartless when it comes to poor pupils, farmers, laborers, Dalits. The government is heartless when it comes to country's youth. The government is heartless when it comes to women of this country. The government is heartless towards our healthcare sector. Sir, what have you done to Manrega? You have cut the funds by 25% to 75,000 crores. Let us not forget the massive areas to be paid to states under the scheme. The single scheme alone was the reason why our poor people from rural areas did not go hungry since the pandemic. You call us Tukade gang, and often asked, what is the legacy of the UPA government? Say, sir, we say with proud that we do not belong to Tukade gang. Rather, we are proud members of Indian National Congress. Sir, what we brought in Manrega, we brought in Food Security Act, we brought in RTI, you diluted it. We brought in Right to Education Act, we brought in Street Vendors Protection Act. Sir, the list is endless. So what does your government do? You pass bills without discussions and then repeals it. Sir, one thing I remember here, remind you, in this context, we are proud of our great leaders Sonia Gandhi and former Prime Minister Manmohan Ji, who are architects of the above-mentioned pro-poor schemes. One thing very clear, sir, if the UPA government had not been implemented this great Manrega scheme, we would have been to witness the starvation, deaths and mass suicides in our villages under your Modi ji regime. So the entire nation has thanks to UPA. Sir, please, sir, please, sir. Kindly conclude. Sir, please, sir. So you leave behind large billionaires. You left the farmers' income and not doubled. We all know whose income has doubled in 2020. You leave people's mind divided. You have cut subsidies on food and fuels. What legacy is this, I ask?
According to the World Inequality Report 2022, India stands out as one of the most unequal countries in the world with widespread poverty along with an affluent life. Sir, please, sir. Please, sir. Madam Finance Minister, I am sorry to say that the budget totally neglects India's massive middle class. Sir, Madam Finance Minister, see, I think perhaps you forget about Kerala state as whole. Madam Speaker, Madam Finance Minister, we are the part and parcel of the nation, sir. The Kerala was totally deliberated, neglected in this year budget. I will, please, sir. I will cite examples for this same. There was no announcement for the aims at Kozhikode, which we were waiting for these years. Sir, the defense allocation totally neglected the Nirdesh Defense Shipbuilding Research Center at Kozhikode. The fate of this great institution now hangs in... Sir, one second, sir, please, sir. Sir, please, sir, please, sir. 1 second, I will take only 1 second, sir. Only 1 minute. One, sir. The allocation of funds for aims at Kozhikode. One of the IMHANS telecom consultation center be allocated to Kozhikode in association with the IMHANS. Sir, the Kozhikode-Wayanad connectivity be brought under National Ropeway. Sir, I am concluding my point, sir. Sir, that is... 1 second. Sir, government has continued with the habit of selling public sector undertakings. Government must thank former Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. Had Nehru not created public sector, sir. Sir, please, sir. I wonder how government would have earned this revenue. There is a saying in Malayalam, sir, Sambattu Galathu Taibattu Vechal, Abattu Galathu Kaapattu Nam, which means if you plant 10 plants during your best times, you can reap its 10 fruits during your hard times. This is exactly what your government is doing. We have planted trees in the form of public sector undertakings over the years, and now we are... Dr. Hina Kavit ji. Sir, please, sir, please, sir, please, sir. Sir, please, sir. Please, sir, please, sir, please, sir. I will conclude, sir. एक sentence में आप conclude कीजिए. You are only using it fruits, but selling it and reaping benefits out of it. This is exactly what you are doing with Indians' public sector undertakings. Thank you very much. Dr. Hina Kavit ji. Thank you, Chairman. Sir, I rise to support the Union Budget 2020-23. I would like to thank Honorable Prime Minister Modi ji and our Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, for presenting an all-inclusive budget. The Union Budget seeks to complement macroeconomic level growth with a focus on microeconomic level all-inclusive welfare. Our government has tried to address the needs of each and everyone in the country, let it be those living in the rural areas, let it be those living in the cities, or those living in the borderline areas of the country. To start with, the Union Budget 22 is based on 4 pillars. First is the PM Gati Shakti, second is inclusive development, third is the productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate change, and fourth is financing of investments. PM Gati Shakti National Master Plan has 7 engines. Under the road transport, government plans to expand the national highway network to up to 25,000 kilometers in 2022-23, for which rupees 20,000 crores will be mobilized. The government plans to establish multimodal logistic park at 4 locations through the public-private partnership model. 2,000 kilometers of railway network under indigenous technology will be expanded. One station, one product, which is a new concept, will help local businesses and supply chains. Sir, it is worthwhile to mention that India has Asia's largest rail network and world's 2nd largest rail network, which means that this concept of one station, one product is going to benefit each and every part of the country. Wherever there is a railway station, this one station, one product scheme will be implemented. And by bringing this concept, the government is trying to help the local businesses to bring them in the mainstream line by bringing in this initiative. The government is also planning to develop for 400 new generation Vande Bharat trains, 100 cargo terminals, and 8 ropeway projects for 60 kilometers length. So the next pillar is the inclusive development.
Inclusive development of farmers is one of the main priority areas of the government. As India has 70% of its population dependent on agriculture and allied activities for their livelihood, it is obvious that the focus of the government is going to be more on this agriculture sector. The government has announced the usage of Kisan drones as an all-purpose tool for farmers for crop assessment, digitization of land records, spraying of fertilizers and insecticides. Sir, as I'm a doctor myself and I represent a rural constituency, we come across lots of people who develop poisoning, who develop cancers because continuously they are in contact with those chemical fertilizers. Because of these Kisan drones, now our farmers will be protected from these kind of poisoning and cancers. And I thank on behalf of all the farmers to the government because this Kisan drone is going to be of much more help to the farmers. So, along with this, being agriculture the largest sector in the country, it can prove to be a major source of employment to those who are living in the rural areas and also can help in developing entrepreneurship. Keeping this in mind, the government has focused on the agri-business and tried to support the rural and the agri-business startups by bringing in a fund with a blended capital under a co-investment model through NABARD in order to finance these agri startups. This will definitely create many jobs for the people particularly living in the rural areas of the country. Rupees 2.37 lakh crore MSP will be directly transferred to the accounts of 1.63 crore farmers. The government has allocated funds for agroforestry for the scheduled caste and scheduled tribe farmers. This will definitely help in earning of the SC and ST farmers. Sir, when I travel in my Nandurbar parliamentary constituency, my constituency lies mostly in the hilly areas of Satpura and Sahyadri ranges. I see most of the tribal women carrying water from miles away in a bucket or something that we call as handa on their head and by their side. And I feel really painful to see our sisters taking water for so long distance, and therefore I try to help these women as much as I can so that they get water available very close to their houses. When government brought the Jal Jeevan Mission scheme, Har Ghar Nal Se Jal, I realized that the government also feels the pain of the mothers and sisters of the country and has launched this scheme. And for this scheme, sir, the government is giving 60 crore to cover 3.8 crore households in the year 2022 and 23. Sir, Pradhan Mantri Awas Yojana ensures housing to all the poor, particularly those who do not have the Pakka houses. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana, in my Nandurbar parliamentary constituency, more than 1 lakh people have got the houses so far, and there are still more number left behind. Now, under this budget, the government has allocated 48,000 crores for completion of 80 lakh houses, which is going to fulfill the dreams of 80 lakh people who have been waiting for their Pakka house so far. And on behalf of all those poor people, I would like to thank the government for this budgetary allocation. Sir, during the pandemic, we all are aware that schools were closed and online education was started. We are aware that in most of the rural areas, it was difficult to give online education to our children due to many hurdles. And therefore, lots of children had to face educational loss. To cope up with this educational loss, the government has come up with one class, one TV channel program of PM Vidya to cover 200 TV channels so that the educational loss will be covered and our children who are the future of our country will get education, and whatever loss they had in the last 2 years will be covered. So on behalf of all the parents, I would like to thank the government for this initiative. Sir, also virtual labs, skill e-labs will be set up to promote critical thinking skills and simulated learning environment. Digital university for world-class education with personalized learning experience will be established. Skill training is also a very important sector, and we must appreciate the efforts that the government has put for empowering citizens to skill, reskill and upskill through online training by planning to launch Desh Stack e-portal. It is very important to give quality education to the people to ensure that they get good placements and job opportunities. Through this portal, it will be assured that quality training
is given by the master trainers to the people in the most remotest parts of the country where it is difficult for the master trainers to reach. Sir, along with this, for women empowerment also, government plans integrated benefits to women and child through Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. 2 lakh Anganwadis will be upgraded to Saksham Anganwadis. Sir, the National Family Health Survey 4 and National Family Health Survey 5 clearly shows the improvement in the child sex ratio, and this has been possible because of the initiative Beti Bachao, Beti Padhao of this government. Sir, in terms of strengthening initiatives towards achieving the climate targets voiced by Honorable Prime Minister Modi ji, the latest budget lays down significant provisions. Echoing the same, the Honorable Finance Minister stated, and I quote, "Risks of climate crisis are the strongest negative externalities that affect India and other countries," unquote. We all are witnessing the climate change effects. India being an agrarian country, the effects of climate change are affecting the agriculture sector. We are witnessing droughts, we are witnessing hailstorms, unseasonal rains, and extremes of temperatures. Therefore, this is the need of the hour to come up and start working on the green initiatives. This budget provides impetus to clean and green economy by increasing allocation of rupees 19,500 crores for PLI schemes for manufacturing of high-efficiency solar modules. Additionally, to promote the transition to electric vehicles, the government has announced a battery swapping policy as well as formulation of interoperability standards. The government has also announced the intention to complement public transport and clean technology as well as implement special mobility zones. 5 to 7% biomass pellets will also be co-fired in thermal power plant, which will result in reduction of carbon dioxide emission. This will also reduce stubble burning, dependence on coal, and consequently air pollution. Furthermore, sovereign green bonds will also be issued by mobilizing resources in green infrastructure. Last but not the least, rupees 2,217 crore has been allocated to combat air pollution in 42 urban cities with a population of over 1 million. Sir, aspirational district program, which was made for backward districts to improve the quality of life of citizens, has shown remarkable improvement in a very short span. My constituency, Nandurbar, is also one of the aspirational districts, and we have witnessed significant progress in health, nutrition, infrastructure, education, and financial inclusion. In this year's budget, the government has announced its focus from aspirational district to aspirational block, which means going till the last mile, reaching till the last person. And I am very much confident that the way aspirational districts have shown progress over the past few years, definitely improvement in the aspirational blocks will change the picture and will totally change the scenario of that area. Sir, I thank the government, Prime Minister Modi ji, our Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, for bringing in this very good budget. I wholeheartedly support the budget. Thank you very much. Thank you very much. Shri V. Redippa ji. అధ్యక్ష మహాశయ, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరము 2022-23 కేంద్ర బడ్జెట్పై ప్రసంగించడానికి అనుమతి ఇచ్చిన మీకు మరియు మా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, కేంద్ర బడ్జెట్స్లో షెడ్యూల్ కులాలకు, ఎస్సీస్కు, ఎస్టీస్కు అలాట్ చేసిన నిధుల గురించి మాట్లాడదలుచుకుంటున్నాను. ప్రస్తుతం బడ్జెట్లో ఎస్సీల కొరకు 1,43,342 కోట్లు కేటాయించారు. లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్లో పోల్స్తే 16,000 కోట్లు ఎక్కువగా ఇచ్చినందుకు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిని గారికి, గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి కృతజ్ఞత వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఎస్టీలకు ఈ బడ్జెట్లో 89,625,000 కోట్లు కేటాయించారు. అంటే 5.5% నిధులు మాత్రమే వాళ్ళకి ఇచ్చారు. అదేవిధంగా ఎస్సీ జనాభా 15% ఉంటే 8.8% బడ్జెట్ కేటాయించినారు. ఈ నిధులు కొంచెం ఎక్కువ చేస్తే మేము ఆర్థిక మంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేసుకుంటున్నాను.
అదేవిధంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ యాక్ట్ 2013 చట్టం ప్రకారము చాలా సౌకర్యాలు కలుగజేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా నిర్ణయించుకున్నది. ఈ సందర్భంగా 110 కోట్లు మాత్రమే అందులో అంటే 110 కోట్లు బడ్జెట్ కేటాయిస్తే 16.6% మాత్రమే ఖర్చు చేసినారు. మిగిలిన నిధులు సక్రమంగా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టలేదు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ఆర్థిక మంత్రి దృష్టికి తెలియజేసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా కరోనా కాలంలో ఈ దేశంలో కష్టపడిన వారిలో అనేక మంది డాక్టర్లు, నర్సులు, శానిటరీ వర్కర్లు ఎక్కువగా కష్టపడ్డారు. వారు రుణము తీర్చుకోలేక నిజంగా మనము వారికి ఎంతైనా రుణము తీర్చుకోలే చాలా వారికి రుణం తీర్చుకోవాలంటే మనం అనేక సేవలు చేయాలని మనము నిర్ణయించుకుంటున్నాము. అందులో అన్ని మున్సిపాలిటీలను పారిశుద్ధ్య కార్మికులు తమ ప్రాణాలు అడ్డుపెట్టి అనేక మంది సేవలను పూర్చేది కాకుండా మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడారు. కాబట్టి అలాంటి వారికి స్పెషల్ బడ్జెట్ ఇస్తే బాగుంటుందని ఆర్థిక మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రవేశపెట్టిన రైతు భరోసా పథకం ద్వారా పేద రైతులకు ప్రతి సంవత్సరం సబ్సిడీగా 13,500 రూపాయలు కౌలుదారులకు కూడా ఇస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సుమారు 42.4 కౌలుదారులు ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఒరిస్సాలో కూడా 39% కౌలుదారులు ఉన్నారు. కౌలుదారులు అందరూ కూడా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు సంబంధించిన బీద కులాలకు సంబంధించిన వారే బీదవారే. కాబట్టి కేంద్ర బడ్జెట్లో వారికి టెనెంట్స్ యాక్ట్ కింద ఎక్కువగా నిధులు మంజూరు చేస్తే బాగుంటుంది. అదేవిధంగా ఎన్ఆర్జీఎస్ కింద నిధులు వ్యవసాయదారులకు, వ్యవసాయ కూలీలకు అనుసంధానం చేస్తే బాగుంటుందనేది మంత్రివర్యులకు ఆర్థిక మంత్రికి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాము. ప్రత్యేకించి రైతుల కోసం ప్రత్యేక బడ్జెట్ పెడితే కూడా బాగుంటుందని కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత ఈ దేశంలో కోర్టుల ద్వారా సత్వర న్యాయం జరగాలంటే ఎస్సీ, ఎస్సీలకు రిజర్వేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. కాబట్టి హైకోర్టులోన, సుప్రీంకోర్టులో అనేక జడ్జిల పోస్టులు ఖాళీలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ దేశంలో ఉన్న అన్ని కోర్టుల్లోన రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, ఆఫీసర్ని అపాయింట్మెంట్ చేయడానికి స్పెషల్గా మంత్రి గారు బడ్జెట్ ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలామంది చదువుకునే పిల్లలకైతేనేమి, హాస్పిటల్కి వెళ్ళేదానికైతేనేమి సౌకర్యాలు లేక, సెల్ ఫోన్లు లేక చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కరోనా పీరియడ్లో పట్టణాలకు వెళ్ళాలన్నా, స్కూల్కి వెళ్ళాలన్నా, ఆన్లైన్ క్లాసులకు అటెండ్ అయ్యాలన్నా సెల్ ఫోన్ లేక బాధలు పడుతున్నారు. కాబట్టి బిఎస్ఎన్ టవర్స్ను గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఇన్స్టాల్ చేయించాల్సిందిగా మంత్రిని కానీ నేను వేడుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఇదివరలో సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్ కానీ, రైల్వే ఎగ్జామ్స్, ఇతరత్ర ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి అనేక ప్రతి రాష్ట్రంలోనే సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసి వారికి ఎక్కువగా నిధులు కేటాయిస్తున్నారు. ఈ ప్రభుత్వంలో ఆ నిధులను పోస్ట్ మెట్రిక్ స్టూడెంట్స్కు ఎక్కువగా ఫండ్స్ ఇచ్చినందుకు మంత్రిని గారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి మటుకు బడ్జెట్ కేటాయించాలని నేను మరి ప్రత్యేకించి ఆర్థిక మంత్రి గారిని కోరుకుంటున్నాను. నిన్న మొన్న రాజ్యసభలోన, లోక్సభలోన ప్రధానమంత్రి గారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరిస్థితుల గురించి, స్థితిగతుల గురించి, ఆర్థిక పరిస్థితుల గురించి తెలియజేసినారు. వాటికి కూడా మేము ప్రధానమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ దీనికి ముఖ్య కారకుడు చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి, మాకు అనేక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గారికి లెటర్ ఇచ్చి మాకు డివైడ్ చేయమని కోరుకున్నారు. కాబట్టి ఆయన రిక్వెస్ట్ ప్రకారము మా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని డివైడ్ చేశారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాము. అదే మాజీ ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతుకుంటే మా రాష్ట్రం డివైడ్ అయ్యేది కదా, మాకు ఇప్పుడు ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి. మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదివరలోనే ప్రధానమంత్రి గారిని, ఆర్థిక మంత్రి గారిని సుమారు 2.5 సంవత్సరాలుగా చాలా దఫాలు వచ్చి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. మీరు ప్రత్యేకంగా మాకు బడ్జెట్ ఇవ్వకపోతే ఆంధ్ర రాష్ట్రం అతలాకుతలం అయిపోతుంది. నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన తుఫాన్లకైతేనేమి, వర్షాలకైతేనేమి పంటలన్నీ దెబ్బతిన్నాయి, బాధపడుతున్నారు. సార్, ఈ రాష్ట్రంలోనే రోల్ మోడల్ ముఖ్యమంత్రి, ఈ దేశంలోనే రోల్ మోడల్ ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేక లక్షలాది మంది మహిళలకు, ప్రతి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీలుగా కాకుండా ఈబీసీ మహిళలకు కూడా ప్రతి సంవత్సరానికి 75,000 రూపాయలు మంజూరు చేసేది కాకుండా రైతు భరోసా తరఫున రైతులకు డబ్బు 13,500 ఇచ్చేది కాకుండా 2,500 రూపాయలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అర్హత గల ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్లు ఇస్తున్నారు. అమ్మఒడి కూడా
నాడు నేడు కూడా స్కూల్లో కూడా అనేక విద్యను చాలా పెంపొందు చేసి అందరికీ బాగా సహాయం చేస్తున్నాడు మా ముఖ్యమంత్రి గారు. నిజంగా రాష్ట్ర ప్రజలను ఉద్దేశించి రాష్ట్ర ప్రజల కోసం నిరంతరం కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి అలాంటి ముఖ్యమంత్రిని ప్రోత్సహించవలసిన బాధ్యత ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్కి ఉంది. కాబట్టి మేమందరూ కూడా ఈ బడ్జెట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాము. ఎప్పుడు కూడా ప్రధానమంత్రిని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఆర్థిక మంత్రిని కూడా చాలాసార్లు మేమందరూ కూడా మా ఎంపీలంతా కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నాము. తప్పకుండా ఆర్థికంగా మాకు సహాయం చేసి ఆదుకుంటారని మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మహిళల విషయంలో వస్తే సార్, మీకు చిన్న విషయం సార్, మా ముఖ్యమంత్రి గారు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్గా మహిళకే ఇచ్చాడు, హోమ్ మినిస్టర్గా మహిళకే ఇచ్చాడు. మహిళలకందరికీ జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, సర్పంచుల ఎలక్షన్లో కాకుండా నిన్నగాక మొన్న కార్పొరేషన్లో సుమారు 40 చైర్మన్ల పోస్ట్ అంటే 50% పైగా మహిళలకందరికీ రిజర్వేషన్ పెడుతున్నారు. ఆ రోజుల్లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగ నిర్మాత, ఆయన ఇక్కడ పార్లమెంట్లో బిల్లు పెడితే మహిళలకు చట్టసభలో రిజర్వేషన్లు కావాలనేసి ఇక్కడ ఆమోదించలేదు ఇప్పటి వరకు. కానీ జగన్మోహన్ గారికి ఆ ఘనత తక్కిందనేసి మహిళలకు అన్నిట్లోన 50% రిజర్వేషన్ ఇచ్చేది కాకుండా ఆర్థికంగా ప్రతి ఇంటికి సుమారు 1.5 లక్షల నుంచి 2 లక్షల రూపాయలు ప్రతి ఇంటికి సహాయం చేసి, ఉచితంగా డబ్బు సహాయం చేసి ఆదుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి సేవలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆయన కష్టాన్ని గుర్తించి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల గురించి తప్పకుండా మీరు సహాయం చేస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా బీసీలకు టైలర్లకు కానీ, భజంత్రీలకు కానీ, బట్టలు ఉతికే వాళ్ళకి కానీ, మగ్గాలు నేసే వాళ్ళు కూడా 10,000 నుంచి 18,000 రూపాయలు కూడా ఉచితంగా దయచేసి మా డిమాండ్ సార్ 2 పోలవరం ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేసేందుకు తప్పకుండా డబ్బులు ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా కొత్త రైల్వే లైన్లు కంప్లీట్ చేసేదానికి డబ్బులు ఇవ్వాలి సార్. థ్యాంక్ యూ काइंडली कंक्लूड. सभापति महोदय, थैंक यू वेरी मच सर. माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो सदन में 2022-23 का केंद्रीय बजट सदन में चर्चा के लिए रखा गया है, उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. महोदय, यह बजट जो है देश के आम लोगों के हित में यह बजट है. यह बजट सर्व समाज के हित में है बजट. इस बजट से देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की दिशा में यह एक सराहनीय कदम है. लेकिन इस बजट को विपक्ष क्यों आलोचना कर रहा है, हमें समझ में नहीं आता. लेकिन महोदय, ये लोकतंत्र की परिपाटी बहुत दिनों से चली आ रही है कि अगर सत्ता पक्ष कितना ही अच्छा काम क्यों न करे, लेकिन विपक्ष का काम है उसकी आलोचना करना. सरकार, केंद्र की सरकार इतना अच्छा बजट बनाया है. यह बजट जो है आत्मनिर्भर भारत के तरफ, विकसित भारत के दिशा में आम लोगों के हित में है. फिर भी विपक्ष कह रहा है, इसका आलोचना कर रहा है. लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं सभापति महोदय कि आज़ादी के 75 वर्ष में आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं. इन 75 वर्षों में हमको लगता है कि लगभग 63 साल या 62-63 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया है. देश की जनता ने आपको 63 साल तक देश की तकदीर और देश की तस्वीर बदलने के लिए मौका दिया था. लेकिन आप 63 साल के अंदर न तो देश के गरीबों के तकदीर बदल सके, न इस भारत की तस्वीर बदल सके. और आज 7 साल मौका मिला है. 7 साल सिर्फ मौका दिया है और 7 साल के अंदर जो अब 63 सालों के अंदर देश का विपक्ष नहीं काम कर सका, उसको यह मोदी की सरकार 7 साल के अंदर करके दिखाया है. फिर भी आप आलोचना कर रहे हैं. अरे भाई, 63 साल में
आपने देश के गरीबों के हित में दलित, पिछड़े, अकलियत के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर बहुत नीतियां बनाई, अच्छे बजट बनाए, लेकिन नीतियां तो आप बनाते रहे, नीतियां बनती रही, बिगड़ती रही। आप बजट बनाते रहे, बजट बिगड़ते रहे, बनते रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तकदीर आप नहीं बदल सके। 65-63 सालों में इस देश के गरीब गंदे नाले, नदी नाले, पेड़ों के नीचे जन्म लेते थे और वहीं पर मर जाते थे। उनको आप मकान नहीं दे सके, शुद्ध जल नहीं दे सके, उनको स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं दे सके। आज जब मोदी सरकार इस दिशा में पहल कर रही है, फिर भी आप आलोचना कर रहे हैं, फिर भी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सभापति महोदय, एक बात हम कहना चाहेंगे, निश्चित तौर पर आज देश विकसित देशों के श्रेणी में आने के तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा देश के प्रधानमंत्री से कि अगर देश विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में तभी आ सकता है जब तक बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है। जब तक बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता, तब तक देश को हम विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में नहीं ला सकते। इसलिए आज बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता माननीय मंत्री महोदय, तो निश्चित तौर पर बिहार विकसित राज्यों के श्रेणी में आता। अगर बिहार विकसित राज्यों के श्रेणी में आता तो आज देश कृपया समाप्त कीजिए, विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आता। महोदय लीजिए ना, अभी तो कुछ, अभी तो शुरू हुआ। आपकी पार्टी के समय ही नहीं है, 5 मिनट आपका है, खत्म होने पर 2 मिनट महोदय, 2 मिनट नहीं, 2 मिनट इसलिए कंक्लूड कीजिए। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना जरूरी है और इसके साथ साथ देश के विकास के साथ बिहार में जो 10 साल से जो परियोजनाएं बंद पड़ी हुई है, हमारे क्षेत्र में 10 साल से महोदय 3 परियोजनाएं पड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात आ गई है, अभी समाप्त कीजिए। 1 मिनट महोदय, बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन 10 साल से पड़ा हुआ है। डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन जो है, जो उत्तर प्रदेश के जोड़ती है, वो भी ठप पड़ा हुआ है। डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री जो रेलवे बैगन का फैक्ट्री, वो भी 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मांग करना चाहते श्री हैं तेजस्वी सूर्या जी, विकसित राज्यों के श्रेणी में लाना तेजस्वी है, सूर्या तो बिहार जी को विकसित बनाना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, under the leadership of the Honorable Prime Minister, the country has witnessed an economic miracle in the last 7 years. From agriculture to education, aviation to railways, IT to BT, soil to space. In every segment of the country's national life, the Prime Minister has ushered in a complete transformation. The kind of economic progress the country has witnessed in the last 7 years, the pace of reforms is also unprecedented. The numbers are there to give more clarity on that. However, Speaker Sir, the political commentariat speaks very highly of the 1991 budget and describes it as the budget which opened the doors for India's economic growth. One must keep in mind that the 1991 budget and the reforms that were introduced therein were made at a time of economic compulsion.
The reforms that were brought in then were not as a result of the government's conviction for economic reforms. The difference between then and all the 4 budgets that Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji has presented is that the economic reforms introduced in the last 4 budgets that she has presented is very dedicatedly, concertedly a result of the conviction of the government to introduce economic reforms. And it would not be an exaggeration when I say that when the history of modern India is written, India's history can be viewed as a before Modi era and a after Modi era. The numbers are so clear as to the kind of comprehensive transformation that the country has witnessed. When Honorable Member of Parliament from Wayanad was speaking about the idea of 2 Indias, perhaps this should have been the 2 Indias that he should have elaborated upon. That before Modi there was a different kind of India, and after Narendra Modi there is a different kind of India. And let me elaborate on what is the difference. Before Modi, the country was witnessing double-digit inflation. We were considered to be among the fragile 5 economies of the world. After Modi, the country has consistently seen single-digit inflation, and we are today the fastest growing major economy in the world. This is the 2 Indias that we must be seeing. Before Modi, India's GDP, the size of India's GDP was 110 lakh crore. After Narendra Modi, the size of India's GDP is 230 lakh crore. This is the 2 Indias that we must be proud. This is the 2 Indias that have changed. Before Narendra Modi, India's exports were at 2.85 lakh crore. After Narendra Modi, India's exports are now at 4.70 lakh crore. Nobody can deny these facts. India's foreign reserves before Modi ji was $275 billion. After Modi ji, India's foreign reserves is at $630 billion. In every aspect of macroeconomic measurement, whether it is foreign exchange reserves, whether it is FDI, whether it is inflation, India after Narendra Modi has consistently performed better than what it was under the rule of the dynasts of the Congress. This is something that is very clearly established. I am elected by the people of the country with as much right as a dynast sitting in this hall to speak on behalf of the people, and the numbers that I am quoting, sir, are sacrosanct. They come from the sources of government. Sir, before Narendra Modi, the poor of this country were left to fend for themselves. This was the reality that the poor of the country were facing. But after Narendra Modi, sir, we today have 44.8 crore people who came for the first time inside the formal banking system through the Jan Dhan accounts. For last 70 years, can we imagine? We are speaking of inclusive development, sir. Last 70 years, close to 45 crore people were not even part of the country's formal banking system. And these people lecture today on Sabka Saath, Sabka Vikas to us. The first time in the country's history, sir, 9 crore households have got tap water. बैठ जाइए, आप अपना स्थान लीजिए. आपके पास 70 साल थे, सर, 70 साल थे आपके पास. In 70 years, if the Prime Minister has to come in 2014 and deliver 9 crore households tap water for the first time, it reeks of the kind of corruption that was there, rampant corruption that was there during your regime. And this is the old India. The 2 Indias, this was the old India that was there, the India that you ruled. Sir, whether it is DBT, whether it is UPI, whether it is Jan Aushadhi Kendras, every single metrics of governance very clearly established that the Prime Minister has established in this country transparent systems,
accountable governance, and clear and committed governance structures. This is the difference between pre-Modi days and after Modi days, sir. Sir, I come from Bengaluru, the startup capital of the country. Before Narendra Modi, sir, the country had only 500 registered startups. After Narendra Modi's governance, sir, the country today has more than 65,000 startups, of which 41 plus unicorns became unicorns during the pandemic. This shows the kind of resilience, the talent, the capability that Prime Minister Narendra Modi's governance has unleashed in the country. This is the true India, sir. The India before Narendra Modi has stifled entrepreneurship. The India before Narendra Modi ji had curbed the entrepreneurial spirit of India. It has shackled economic freedoms of the people. The India after Narendra Modi ji has unleashed the talent of our people, the talent of our young people, and India today is an economy on the rise, sir. This is something that needs to be established time and again. Sir, the last 2 days in the course of the debate, the members from the opposition have been relentlessly making baseless and, dare I say, logic-less arguments criticizing the government that there is an increase in unemployment. I want to ask them, sir, फारूक अब्दुल्ला जी बात कर रहे थे, sir, बहुत सारे युवा लोग बेकार पड़ गए हैं. This was the word that he used. Sir, I want to ask, if the economy, if the size of the GDP can be increased multiple times, if foreign direct investment has increased multiple times, if the size of the investment that the country has got has increased times, if the size of the economy, if the number of unicorns have increased multiple times, how can there be no employment generation? Sir, the Congress party, the Congress party and its dynasty leaders are confusing their political unemployment as the unemployment of the country. Those who are hardworking, talented, meritorious young people coming from the modest of backgrounds, they have enough number of opportunities. If there is one young person who is unemployed in the country, sir, it is the prince of the Congress party, the dynasty of the Congress party, sir. Let them not confuse their political unemployment for the employment of the masses today. Sir, आप अपना स्थान लीजिए. Sir, you address to chair. You address to chair. Sir, there are two. I want to. Sir, it is very clear why this stings them. It is very clear. It is very clear why this stings the Congress party, sir. Sir, I just want to, sir. Just a minute. कौन सा rule है? आप बैठ जाइए. I request you not to खड़ा consider this as my time, sir. एक second. Sir, 353. No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given a sufficient notice. Sir, ठीक है. Let me just complete, sir. You can continue. Sir, Farooq. आप बैठ जाइए. चलो, you continue. Sir, I wish. हाँ बोलिए. Sir, I would have given. Sir, what can you do? How can you address a member who is perpetually absent from the house, sir? A member who spends more amount of time in foreign vacations than spending in the house, sir? What can I do other than speak when I get a chance, sir? Sir, while I am on this point, it is very important to ask as to why the Congress party in the last 70 years had specifically kept the country's economy under shackles. Though we got independence in 1947, sir, the country got economic independence for the first time only in 2014. Until 2014 and until the Prime Minister Narendra Modi came to office,